एपिसोड की स्टार्टिंग में दो लोगों को आते हुए हमारे एमसी के पास दिखाया जाता है, जो कि उससे कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम बास्टर्ड कहीं के, तुमने हमारे यंग मास्टर को मार दिया। ये बात सुनने के बाद एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है, क्या तुम ये बात भूल रहे हो कि उस पहाड़ से सबसे पहले मैं को गिरा था, तो आखिरकार तुम्हारे यंग मास्टर को मैं कैसे गिरा सकता हूँ? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो क्या? तभी उन सर्वेंट में से एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि बहुत हो गए तुम्हारे बहानेबाजी, अब तुम बाहर में जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। तभी दूसरा साथी अपने साथी को रोकता है, तो वे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एमसी सुन रहा होता है, तो उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? यहाँ तक कि इस बंदे ने हमारे यंग मास्टर को भी मार दिया है और वो यंग मास्टर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो आखिरकार हम इसे कैसे मारेंगे? अगर हमें इसे मारना है तो हमें वापस जाकर अपनी फैमिली को वापस बुलाना चाहिए। और इसके बाद वो कहते कहते वो वहां से भागना चालू करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तेरी तू एक बाप की औलाद है तो वहीं पर रुक जा और यहाँ से हिलना मत। ये बात सुनने के बाद एमसी मन में सोचते हुए शाया करता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या मजाक करने में लगे हुए हैं, कि ये वाकई में इतना ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं? मेरे पास बिल्कुल भी जैन की उजाड़ की मेरी जो स्पिरिचुअल की है वो नहीं बची हुई है, और ना ही मेरे पास किसी प्रकार के कोई भी स्पिरिट स्टोन बचे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर क्यों ही रुकूं? तब उसे यंग मास्टर की बॉडी दिखती है, उसको देखकर क्या लगता है कि वाह, अगर अगर मैं स्पिरिट स्टोन्स की बात करूं तो यहाँ पर शायद थोड़ा बहुत तो रास्ता होगा ही होगा। दूसरे पर में दिखाया जाता है उस मंकी किंग की गुफा में, जहाँ पर मंकी किंग वापस आ चुका है समय पर। लेकिन जब वो वापस आकर देखता है तो देखता है कि उसके सारे के सारे साथी किसी के द्वारा मारे जा चुके हैं, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और आसपास के जितने भी मंकीस हैं उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है और सभी के सभी चिल्लाना चालू कर देते हैं। और जब जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, वो भी रात के समय में, तभी हमारे आमसी भी किसी चीज की आवाज को सुन लेता है, जिसको सुनकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और पीछे मुड़कर देखता है तो कहने लगता है कि अगर ये क्या था अभी अभी। खैर, इसके बारे में भूल जाओ, वही जरूर होगा। मेरे लिए बढ़िया रहेगा कि मैं जाकर स्पिरिट स्टोन्स ढूंढूं ताकि मैं कल्टीवेट कर सकूं और एक अच्छी जगह भी तो चला जाऊं मैं। वाकई में इस यंग मास्टर को जब मैं लूटने में लगा हुआ हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिल चुका है और मैं काफी ज्यादा अमीर हो चुका हूँ, और इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स के साथ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी 6th लेयर पर ब्रेक थ्रू करने के लिए, और मैं जल्दी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा 6th लेयर पर। जो इतना सोचने में लगा ही हुआ होता है, तभी पीछे से बाकी के लोग आ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तेरी बास्टर्ड वहां से भागने की हिम्मत कैसी है, हमारे यंग मास्टर को मारने की हिम्मत कैसी हुई? जब एमसी उन्हें देखता है तो वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही तेज आ गए रे, और उनमें से एक सर्वेंट कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ और हमारे हाथों से मारे जाओ। भाई, तुम हमारे यंग मास्टर को मार सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तुम हमें नहीं मार सकते। लेकिन एमसी को इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से भागने लगता है। तो इसे देखने के बाद वो सर्वेंट कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ रनिंग बास्टर्ड कहीं के। एमसी कहने लगता है कि अगर मैं भागा नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और जब इतना सब शोर होने में लगा हुआ था तो मंकी किंग और मंकी किंग की सेना सब कुछ देखने में लगी हुई होती है ना, पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ पर हैं, और बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन सभी को घूरने लगता है और यही काली रात हो जाती है। और इतना देर तक भागने के बाद हमारा एमसी वही की जगह पर रुकता है और क्या लगता है कि फाइनली मैंने इनसे अपना पीछे छुड़ा लिया है, मुझे बस ज्यादा कुछ नहीं, एक ऐसी जगह चाहिए यहाँ पर मैं कल्टीवेट कर सकूँ। तो आखिरकार ये इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? तभी उसके हाथों में जो पाउच होता है जो कि उस यंग मास्टर से मिला है, वो उसको खोलते हुए कहने लगता है कि वाकई में बात तो माननी पड़ेगी, मुझे इसके लूट के बाद कुछ इक्विपमेंट और कुछ स्पिरिट स्टोन्स मिले हैं उस बंदे से, और एक बार मैं अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर लूं तो मुझे ही लगता है कि वो मेरे लिए कोई परेशानी वाली बात होगी। लेकिन जैसे ही वो अपना बैग खोलकर देखता है तो पता चलता है कि जो स्पिरिचुअल जेंसिंग उसने अपने पास रखी थी, उसने सारे के सारे स्पिरिट स्टोन्स खा लिए हैं और उसका पेट भी टर्न हो चुका है, जिसको देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शौक के मारे उस बैग को वापस से बंद कर देता है। फिर उसके बाद द्वारा खोलकर देखता है कहीं ये सब सपना तो नहीं है, लेकिन ये कोई सपना नहीं बल्कि ये हकीकत होती है। और उस जेंसिंग के पास आखिरी स्पिरिट स्टोन बचा होता है, तो वो उस आखिरी स्पिरिट स्टोन को भी खाने वाली होती है वो जिनसेंग, जिसको देखने के बाद एमसी जोर जोर से उसे हिलाने चालू कर देता है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि बहुत हो गया, तुमने जो स्पिरिट स्टोन खाया है वो जल्दी से बाहर निकाल दो, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे सारे के सारे स्पिरिट स्टोन इस तरीके से खाने की? मैं वाकई में सबसे पहले तो तुम्हें खाना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब क्योंकि तुमने मेरी जान बचा ली थी, लेकिन अब मैंने अपना दिमाग बदल लिया है, मैं तुम्हें अभी के अभी खा लूंगा। तभी अचानक से वो स्पिरिट जिनसिंग उसके गले पर उसके चेहरे पर एक जोरदार से थप्पड़ मार दिया। पता नहीं इसका हाथ कौन सा है, पर उसकी जो लीव्स है ना, पत्तियां, वो उसके कनपट्टी में खींच के बजाती है, कान के छोड़ भाई कान छोड़ कनपट्टी में बजाती है सीधा। इसको देखने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और उससे क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तूने मुझसे फाइट द्वारा करी, मैं तेरे को अभी सबक सिखाता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसकी रोशनी चमकने लगती है उसके चेहरे पर और उसके साथ कुछ होने लगता है, जिसको देखकर वो सपरा देता है क्योंकि उसका जो घाव है वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। और उसको देखकर कहने लगता है कि तुम ये सब कर सकते हो, मुझे पहले तो नहीं पता था। लेकिन तभी वो जिनसे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट बनती है और रोने में लगी हुई होती है भाई। और तभी हमारे एमसी के दिमाग में एक ख्याल आता है और उस स्पिरिटिशन को जैसे ही देखता है तो उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है अगर मैं तुम्हें ये स्पिरिट स्टोन दे दूं तो तुम मेरे बॉडी के अंदर जितनी भी घाव है तुम सब कुछ हील कर दोगी। ये बात पता चलने के बाद वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि वैसे भी दूसरे लोगों की तरह मेरा पीछा किया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे कि मैं उनसे पीछे छुड़ा सकूं और मुझे चोट जरूर लगेगी। अगर मेरे पास मेरा खुद का
एक हीलर हो तो शायद मैं बच जाऊं, लेकिन ये बिल्कुल भी मेरे लिए फेयर डील नहीं होगी। आखिरकार मैं तुम्हें अपने स्पिरिट स्टोन्स क्यों दूं, बल्कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा तो मेरे लिए ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी कोई ऐसा बंदा मेरे साथ हो जो मेरे बाउंड को, मेरी चोटों को ठीक कर सके। खैर ये इतना बुरा भी नहीं है, भाई साहब नखरे दिखा रहा है लौंडा अभी भी। और उस तरफ देखते हो क्या लगता है कि मैंने डिसाइड कर लिया, लेकिन पता चलता है कि वो जिनसिंग तो वहां से गायब हो चुकी है उसके हाथों से, और उसके पास आखिरी स्पिरिट स्टोन बचा होता है, वो जिनसिंग उसे खाने में लगी होती है, जिसको देखकर वो चिल्लाते हैं। उससे क्या लगता है कि तुम इसको नहीं खा सकते हो, कम से कम मुझे एक स्पिरिट स्टोन तो छोड़ दो यार मेरे लिए, तुमने तो सारे के सारे खा लिया यार। और इसी तरीके से उस माउंटेन में कुछ दिन गुजर जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जाते हैं और आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार किसकी इतनी मत आ गई है कि वो हमारे जांग फैमिली के यंग मास्टर को मार दिया उसने। दूसरा बंदा क्या लगता है कि मैं इस बात को लेकर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जो अदर यंग मास्टर है उन्होंने जरूर देखा था कि किसने मारा है। लेकिन हमारे जो हायर अप्स है उन्होंने पहले ही हमें ऑर्डर दे दिया है साफ साफ कि जो भी इस फॉरेस्ट में है हमारे जांग फैमिली का बंदा नहीं है, उन सभी को मार देना। ये बात सुनने के बाद दूसरा साथी क्या लगता है कि ये तो पागलों वाली बात होगी, यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कल्टीवेट करने में लगे होंगे, क्या हमें उन सभी को भी मारने की जरूरत है। तभी अगला बंदा क्या लगता है कि खैर इस बारे में भूल जाओ। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जंगलों में जंगली जानवर, पशु पक्षी तो होने चाहिए थे, लेकिन हमें इतने समय से घूमने में लगे हुए, लेकिन हमारी नजर में तो कोई भी ना आया। तभी अचानक से अगले सीन में पता चलता है कि कोई उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो बंदा तुरंत मारा जाता है। और उसके साथ इसको देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और बहुत गंदी तरीके से डर भी जाते हैं और इधर उधर शूट करने लगते हैं। तो पता चलता है कि उस पर अटैक करने वाला वही मंकी किंग के साथी है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। जिसको देखने के बाद वो काफी शॉक होते हुए क्या लगता है कि ये तो वही स्टील ब्लैक्ड मंकी है, ये यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है। ये इतना इतना सोच ही पाते हैं, तभी वो मंकी के जो साथी होते हैं वो उस बंदे का चेहरा पकड़कर जमीन में दे मारते हैं, जिससे कि उसका चेहरा वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और वो बंदा वहीं पर स्वाह हो जाता है उसकी, वहीं पर मारा जाता है। तभी वो बंदा दूसरे साथी पर देख लगता है, जिसको देखकर वो साथी काफी डर जाता है। और जब हमारा एमसी इतने चिल्लाने की आवाजें सुनता है तो वो उसको देखकर क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है वो उस मंकी का ग्रुप है, ये चीज काफी दिनों से होने में लगी हुई है, जो वाकई में सभी लोगों को इस फॉरेस्ट में मारना चाहते हैं क्या। खैर ये बात भी सही है, सामने मंकीज हैं और पीछे मेरे दुश्मन, अब मैं क्या ही करूं इन लोगों के साथ। और जो लोग एमसी को पकड़ने के लिए आए हुए होते हैं वो उनमें से एक बंदा चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी है हमारे यंग मास्टर को इस तरीके से मारने की। जो सेकंड यंग मास्टर है वो जल्दी तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएंगे, और वो वैसे भी निकल चुके हैं, उन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ है निकले हुए, और जल्दी हमारे यंग मास्टर तुमको पकड़ लेंगे और तुम हमारा यंग मास्टर का बदला भी ले लिया जाएगा तुमसे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास, और वैसे तुम्हारा स्पीड स्टोन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना सारा का सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वह वहां से भागने लगता है। और अचानक से रुकने के बाद कहने लगता है कि ये जो लोग हैं वो मेरा पीछा करने में लगे हुए हैं, मैं वाकई में बहुत ज्यादा जंगल के अंदर आ चुका हूँ। इसको देखकर ऐसा लगता है, लेकिन इनका तो नंबर कम होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। अरे खैर इनके लिए ये सब मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं जो लोग स्वॉर्ड लेकर फिरने में लगे हुए हैं उन लोगों ने मेरा चेहरा पहले से ही देख लिया है, तो मुझे उन लोगों से बचकर ज्यादा रहना चाहिए। और तभी वो अपने बैग में एक स्पिरिट स्टोन निकालने के बाद उस जिनसिंग को खिलाने लगता है और कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ से इस फॉरेस्ट से अभी भागने के या फिर निकलने के बारे में सोचूंगा तो शायद उन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा, और ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे बचना है तो मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका बचा है, और मैं उन लोगों को यहाँ पर जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और तभी वहाँ पर वो उस हॉर्न को बजाना चालू कर देता है, और अगले ही पल दिखाया जाता है जो मंकीज उन सभी के सभी लोगों को मारने में लगे होते हैं, और वो मंकी किंग उस बंदे को यानी कि हमारे एमसी को वहां से भागते हुए देख लेता है। तो उस मंकी किंग को गुस्सा आने लगती है और वो अपने सभी के सभी साथियों से उसका पीछे करने के लिए कहने लगता है। और तभी हमारा एमसी वहां से अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद हवा में उड़ते उड़ते जाते हुए काफी खुश होता है और वापस से सांस भरता है अपने शरीर में, और उस हॉर्न को जोर से बजा देता है, जिसका सिग्नल, जिसकी आवाज सभी लोगों को सुनाई दे जाती है। और जो यंग मास्टर जो उसकी आवाज सुनता है वो उसे देखने के बाद काफी सरप्राइज हो जाता है, और उसके साथी कहने लगते हैं कि ये तो गैदरिंग सिग्नल है, हमें जल्दी पास में जाना होगा, वहीं से वह आवाज आ रही है। और जब सभी लोग वहां से भागते हुए जाते हैं उस जगह पर, तो पता चलता है कि हमारा एमसी उस जगह पर खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। और वो यंग मास्टर कहने लगता है कि अच्छा तो तुम हो जिसने उस हॉर्न को बजाया हुआ है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अच्छा तो ये है जांग फैमिली का गैदरिंग हॉर्न। और यंग मास्टर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी एमसी उससे उस हॉर्न को तोड़ देता है और कहने लगता है अच्छा तो तुम पूछ रहे हो मुझे क्या चाहिए तुमसे, क्या तुम सभी के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हो। और जमीन पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसके कारण वो जमीन टूटने लगती है और हर जगह सिर्फ धूल ही धूल हो जाती है। तभी ऊपर से हमें उस मंकी किंग और उसकी सेना को वहां पर उनके ऊपर कूदते हुए दिखाया जाता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और डर जाते हैं। और वो जितने भी लोग आसपास में एक ग्रुप में खड़े होते हैं वो मंकीज उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो यंग मास्टर उसे डॉज करने में कामयाब रहता है सही समय पर, और उसकी नजर कहीं और नहीं बल्कि में हमारे एमसी पर होती है। और क्या लगता है उसको देखते हुए ये बास्टर्ड हमें फंसाकर खुद भागने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर उसके सामने कुछ मंकीज की सेना उन्हें रोकने के लिए आती है उस बंदे को, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस मंकीज की बैंड बजा देता है और दो टुकड़े कर देता है बीच में, और कहने लगता है कि ये तो बेवकूफ मंकीज है। और तभी पीछे नजर घुमाकर देखता है तो मंकी किंग और बाकी की इसकी जो सेना होती है वो आपस में फाइट करने में लगे हुए होते हैं, लेकिन उनसे जीतना इतना आसान नहीं था, और उनको इग्नोर करते हुए आगे तरफ जाता है और क्या लगता है कि वह
डायलॉग सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कचड़े हैं जिनका तो मैं सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता और किसी काम की नहीं है, ये मर जाए तो ही बेटर है। और वो उनको इग्नोर करते हुए वहां से कहीं और चला जाता है हमारा एमसी का पीछे करते करते। तभी हमारा एमसी भागते भागते मन में सोचते हुए कह लगता है कि ये काश तुमने स्टार्ट किया था, क्योंकि तुमने ही उन मंकीज की सभी सेना को मारा था। अब वो तुमसे अपना बदला लेने के लिए आए हुए हैं। जब ये बैटल खत्म हो जाएगी तब मैं वापस आऊंगा और अपने जॉब को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। जो गोल्डन करी मंकी है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि वो वोतियान के 7th लेयर पर है, लेकिन वह सभी के सभी लोग भले ही उसके साथ एक साथ मिलकर भी फाइट करे तो उनके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला उनसे निपटना। लेकिन अगर किसी तरीके से वो मैनेज भी कर पाए वहां से भागकर निकलने में, तो मुझे पर्सनली उनको मारना होगा। और जाते जाते वो नोटिस करता है कि एक पावरफुल अटैक की तरफ आने में लगा है। जिसे पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफी देर सरप्राइज हो जाता है और अगले पल वहां पर धमाका दिखाया जाता है और उस अटैक से बचने के लिए वहां पर उस बंदे को रुकना पड़ता है एमसी को। और उससे कहने लगता है कि भाई मैं तेरे ही बारे में बात करने में लगा हुआ था, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और तभी वो यंग मास्टर हमारे एमसी को फाइनली पकड़ लेता है और हमारा एमसी उस बात को देखते उससे क्या लगता है कि तुम्हारे सर्वेंट्स काफी परेशानी में, तुम्हें जाकर उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर कहने लगता है कि तुम वाकई में ऐसा चाहते हो ताकि तुम बाद में जाकर हम पर हंसो कि हम आपस में लड़के मर गए। वैसे भी मुझे उन लोगों को बचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बंदे मेरे किसी काम के नहीं है। और तभी हमारा एमसी इस मौका का फायदा उठाते हुए उस यंग मास्टर पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड निकाल हमारे एमसी को मारने की कोशिश करता है। तो हमारा एमसी अपने हाथों की पावर से उसकी स्वॉर्ड को उससे निकलने नहीं देता है ताकि वो अटैक ही न कर पाए कभी, और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर उसे रोक लेता है और दूसरे हैंड से उसको पंच मारने लगता है। जैसे कारण वो यंग मास्टर दूर जाकर गिरता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे एमसी को मारने की कोशिश करता है। हमारा एमसी पीछे गिर जाता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी पीछे हट जाती है और डाइवर्ट हो जाती है, उस पर नहीं लगती, लेकिन किसी तरीके से वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने में कामयाब रहता है। और जिस डायरेक्शन में उसका अटैक आता है सामने वाले बंदे का, वो उसको डॉच कर कर अपने हाथों से एक इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक बॉल उसकी तरफ थ्रो कर देता है। और वह यंग मास्टर जब उस बॉल को देखता है तो वो काफी तरह सरप्राइज हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उसको अपनी स्वॉर्ड से काटने वाला होता है तभी वो जो बॉल होती है वो 4 हिस्सों में बढ़ जाती है और वो चारों हिस्से उसके हर एक मतलब 2 पैर और 2 हाथों पे एक करके चली जाती है उस पर अटैक करने के लिए। जिसको देखकर वो यंग मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह देखता है कि हमारा एमसी वहां से उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब रहता है और वो इसकी इलेक्ट्रिसिटी पीछे से आकर उस यंग मास्टर को भी लग जाती है। और हमारा एमसी इसको देखकर काफी खुश होता है और कहने लगता है कि मेरा जो प्लान था वो फाइनली वर्क कर चुका है, चलो मैं फिर से इस प्लान को आजमा कर देखता हूँ। जब तक मैं इसके लेफ्ट साइड पर अटैक करता रहूंगा तब तक ये अपनी स्वॉर्डमैनशिप का अटैक मतलब इफेक्ट नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा। इस पोजीशन के साथ वो मुझे हरा भी नहीं पाएगा। तभी वो यंग मास्टर उससे कहने लगता है हमारे एमसी तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, और वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन में धसा जमीन में गाड़ने के बाद अपनी सारी की सारी एनर्जी को एक साथ सामने की तरफ रिलीज करता है, जिससे ये कई सारी बीम्स उसकी तरफ निकलने लगती है स्लैशेस बिना स्वॉर्ड को घुमाए हुए। तभी हमारा एमसी उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसके हाथों में चोट लग जाती है और वो उसी पावरफुल फोर्स के कारण पीछे की तरफ गिरने लगता है, जिसको देखकर हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और सामने वाला बंदा बताने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें हराने के लिए अपनी ब्रिस्क मून टेक्निक क्रीसेंट मून स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब वो उसके पास कहीं भी बचने के लिए रास्ता नहीं बचा होता और दिखाया जाता है कि एक पावरफुल स्लैश जो कि मून की डिजाइन की होती है। और वो यंग मास्टर बताने लगता है कि मेरी जो टेक्निक है ब्रिस्क मून टेक्निक वो जिंतियान लेवल की स्किल है। क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगेगा कि अगर तुम मेरे ब्लाइंड स्पॉट पर खड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा? लेकिन मेरे पास अभी भी ऐसी कई सारी टेक्निक्स है जिससे मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। जो जांग फैमिली है वो किसी को भी इस तरह की स्किल प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं कर सकती। मुझे अगर ये स्किल पानी है तो मुझे अपने ब्रदर को मारना पड़ा था इस टेक्निक को लेने के लिए। नॉर्मली देखा जाए तो मैं इस स्किल का इस्तेमाल लोगों के सामने नहीं करता। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जरा 1 मिनट रखो, ये बंदा कहना चाहता है कि इसने अभी तक कोई भी मार्शल आर्ट स्किल यूज नहीं करने में लगा तो जब मुझसे फाइट कर रहा था ये बंदा। तभी वो यंग मास्टर अपनी ब्रिस्क मून टेक्निक रिडेडनेस लुनार असॉल्ट का इस्तेमाल करता है और कई सारी स्लैशेस हमारे एमसी की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे हमारा एमसी बचने के लिए डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे डॉज नहीं कर पा रहा होता तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उस बंदे पर थ्रो करता है, लेकिन वो बंदा अपनी टेक्निक के सहारे उस इलेक्ट्रिसिटी को डाइवर्ट कर जमीन की तरफ थ्रो कर देता है। तभी वो यंग मास्टर मुस्कुराता है और हमारा एमसी से कहने लगता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी हालत पतली हो चुकी है, तुम अभी भी इस कंडीशन में मुझसे फाइट करना चाहते हो, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था जिसने मेरे ओल्डर ब्रदर को मारा था। जिस बात को सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि अरे यार तुम झूठा इल्जाम मत लगाओ यार, तुमने मारा है और तुम मुझ पर रख रहे हो, गलत बात है ना, गलत बात है। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मुझे लगा था कि इसके जो मूव्स होंगे वो इतने पावरफुल नहीं होंगे, एक बार इसने इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन इसकी स्किल की बात करें तो इसकी स्किल्स मुझसे ज्यादा बेटर है। यहाँ तक कि इसे एक खरोच तक नहीं है मेरे अटैक के बाद, और मेरी जो हालत है वो भी पतली होती जा रही है और मैं थक चुका हूँ बहुत। और अपने सीने पर हाथ रखने के बाद कहने लगता है कि अब तुम ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही पास असली ट्रिक्स बची हुई हैं। और वो अपनी जिंस से कहने लगता है कि तुम
मेरे सिग्नल का वेट करो, जैसे ही मैं कहूंगा तभी तुम एक्टिवेट हो जाना। और वो बंदा हमारे एमसी को घूरने लगता है और एमसी वहीं पर बैठ जाता है बिना कुछ कर पाए। और उसके बाद वो फुल फोर्स में उस बंदे पर अटैक करने लगता है ताकि वो हरा सके। जिसको देखकर वो यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर डेस्परेट होने में लगे हो, तुम्हें लगता है कि तुम जीत नहीं पाओगे, इसलिए तुम अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहते हो। और जैसे ही हमारा एमसी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है तो वो भी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर उस पर स्लैश मार देता है। लेकिन किसी तरीके से हमारा एमसी जिम्नास्टिक का इस्तेमाल कर वहां पर उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब रहता है। ये देखने के बाद वो यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल उसका जो अटैक उसकी तरफ आ रहा उसको दो हिस्सों में बांट देता है। तभी अचानक से वो यंग मास्टर कुछ अजीब सा नोटिस करता है और जब दोनों के मुंह आपस में टकराते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग क्रिएट होती है, जिसको देखकर ये बंदा समझ जाता है और कहने लगता है कि तुम ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। और पीछे कुछ नोटिस करता है तो वो पीछे की तरफ अपनी स्वॉर्ड घुमा देता है ताकि वो हमारे एमसी को मार सके, क्योंकि उसे लाइटनिंग महसूस होने में लगी थी। लेकिन देखता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता और समझ जाता है कि ये बस एक डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि हमारा जो एमसी है वो इस बंदे के ऊपर से आ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए और अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करता है उस बंदे को मारने के लिए। जैसे अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसकी सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी उसकी बॉडी में जाए लगती है, लेकिन इसके लिए इसको भी बहुत ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है। और उसकी जो स्वॉर्ड है उस यंग मास्टर की वो हमारे एमसी के पेट में जाकर धंस जाती है। इसको देखकर लगता है कि अब तो ये मारा जाएगा। तभी यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो ट्रिक है वो तो यहाँ पर फेल हो चुकी है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि मेरी जो ट्रिक है वो तो अभी स्टार्ट हुई है ब्रो। और तभी अचानक से वो जैसे सिग्नल देता है तो वो पहले तो अपने पेट से उस स्वॉर्ड को निकालता है, वो भी अपने हाथों की पावर से, और उसकी जो घाव है वो अचानक से बढ़ना चालू हो जाता है। इसको देखने के बाद यंग मास्टर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या चलने में लगा हुआ है। और उसे पता चलता है कि ये तो पूरी तरीके से रिकवर होने में लगा हुआ है, वो भी इस स्पिरिचुअल हब की मदद से। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो क्यों सीखी थी, यहाँ तक कि तुम्हारी जो स्वॉर्ड है तुम उसके बिना तो मुझ पर अटैक भी नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से मैं कितना ज्यादा क्लोज, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर बेहोश हो चुका था। तभी हमारे एमसी की हालत इतनी ज्यादा पतली हो रखी होती है कि वो मूव भी न कर पाता और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे इस हिट को पकड़ कर दिखाओ। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि उस यंग मास्टर वो अजीब तरह की नई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या लगता है कि तुम कोई गलत फहमी हो चुकी है, जिसको देखकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है। और वो यंग मास्टर बताने लगता है कि जो ब्रिस्क मून टेक्निक है वो कोई स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी काफी शॉक हो जाता है, जहाँ पर वो बंदा अपने हाथों का इस्तेमाल करता है इस ब्रिस्क मून टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए और अपनी स्वॉर्ड को थ्रो कर देता है हमारा एमसी उस बंदे को मारने के लिए। लेकिन वो बंदा डॉज करने में कामयाब रहता है और यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि अगर तेरे में हिम्मत है तो हील कर मुझ पर अटैक करने की कोशिश करो। लेकिन उसके अटैक ज्यादा पावरफुल होने के कारण हमारा एमसी कुछ भी नहीं कर पाता और डायरेक्टली एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है और तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और अगले ही पल में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उस स्पेस में आ चुका है जहाँ पर वो प्रैक्टिस करता है, जिससे कि उसे पावर मिलती है। लेकिन उस स्पेस में वहां पर उसे एक स्टोन दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा अजीब है। इसको देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज होने लगता है और क्या लगता है कि ये तो कोई स्पेस नहीं है जो मैं प्रैक्टिस करता था, मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं बाहर बेहोश हो गया तो मैं डायरेक्टली इस स्पेस में आ गया हूँ। तभी अचानक से उस स्पेस में किसी की आवाज आने लगती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई लड़की की परछाई जैसी दिख रही है और वो उससे कह रही होती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये जगह भी पूरी तरीके से बोरिंग है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ और यहाँ पर ना ही किसी तरह की ग्रीनरी दिखाई दे रही है मुझे। और जब हमारा एमसी उस लड़की की परछाई को जो भी एनर्जी टाइप की जो बॉडी है मतलब स्पिरिचुअल बॉडी कह सकते हो तरीके से, और कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और ये पूछते हुए पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रहा था कि आखिरकार ये है कौन, मैंने इसको पहले तो नहीं देखा। तभी वो लड़की उससे कहने लगती कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो ऑलमोस्ट और तुम्हारे पास अभी भी इतना ज्यादा समय बचा हुआ है कि तुम फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो, शायद तुम ऑलरेडी यहाँ पर मारे गए। और जैसे ही हमारा एमसी बाहर की तरफ उस स्पेस से देखता है तो वो काफी डर जाता है, क्योंकि वो यंग मास्टर ऑलरेडी अपनी स्वॉर्ड से उसको काटने के लिए रेडी होता है। तभी वो लड़की उसे ऑफर देती है और उससे कहने लगती है तो आखिरकार तुम मेरे साथ ब्लड पैक्ट क्यों नहीं बना लेते। एक तरीके से एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, और कहने लगते हैं कि अगर ऐसा कर लेते तो शायद मैं तुम्हें बचाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नॉर्मली देखा जाए तो इसे कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बूंद लगेगी, लेकिन तुम्हारे पास तो भर भर के ब्लड पड़ा हुआ है तुम्हारी बॉडी पे, तो हमें लगता है कुछ ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी डील करने के लिए। ये बात सुनने के बाद तुरंत हमारा एमसी एग्री हो जाता है बिना कुछ सोचे समझे, और अचानक से जब हमारा एमसी इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि आखिरकार हम लोग क्या करने में लगे हुए हैं। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम किस तरीके की पैक्ट की या फिर किस तरीके की कचड़े की बात करने में लगी हुई हो, लेकिन हमें जल्दी करना होगा वरना मैं मारा जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद वो लड़की मुस्कुराती है और उससे कहने लगती है कि ओह मैं तो इसके बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। और तभी यहाँ पर इनका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने लगता है और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ। और तभी अचानक से उनका जो पैक्ट है वो फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और तभी वहाँ पर उसके जो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है तो उसके जो हाथ है उसकी जो बॉडी है वो जोर जोर से चमकने लगती है और हमारे एमसी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि यंग मास्टर जैसे हमारे एमसी को मारने को होता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है जिससे कि उसकी स्वॉर्ड उसमें अटक जाती है। और तभी हमारे एमसी के सामने एक लड़की आ जाती है जो कि कह रही होती है कि तुम इसे नहीं मार सकते, जिसको देखकर यंग मास्टर क्या लगता है कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, तुम कौन हो भाई। और भाई साहब जो लड़की के साथ कॉन्टेक्ट कराया था कोई और नहीं बल्कि मैं यही है। ओ शिट मैंने राज खोल दिया, ये गलत बात है। और यहाँ पर इस लड़की ने आकर अपनी पावर की मदद से हमारे एमसी को बचाने में कामयाब रहती है
और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में वो अर्थ को कंट्रोल कर सकती है, जिसके कारण वो वहाँ पर कई सारे स्पाइक्स जनरेट कर देती है, जिससे कि वो यंग मास्टर हमारे एमसी के क्लोज भी नहीं आ जाता और बेचारे को भगकर दूर जाना पड़ता है। और वहाँ पर इतना ही बल्कि में कई सारे ऐसे पत्थर आ जाते हैं जिससे कि उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और केज बन जाती है। तभी वो यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट है वो अपने ब्लड का इस्तेमाल कर पैक्ट बना सकते हैं उन लिविंग थिंग्स के साथ जिनके अंदर स्पिरिचुअल सेंसेस है, और उनके जो स्पिरिचुअल पैट्स होते हैं और उनके ओनर होते हैं वो ब्लड के साथ लिंक हो जाते हैं और वो कभी भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते। और स्पिरिचुअल पैट्स की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई होती है कि वो अपने आप को ह्यूमनोइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुमने अभी अभी इसको अपनी पिल दे दी है जो कि इस पैक्ट के द्वारा फॉर्म हुई, लेकिन आखिरकार ये बंदा इतना पावरफुल कैसे बना? लेकिन तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए काफी होगा, मुझे मतलब तुम्हारे लिए काफी होगा मुझे रोकने के लिए, तुम्हें मारने से? तभी वहां पर एक अजीब तरीके की बॉल आने लगती है जिसे देखकर वो यंग मास्टर घबरा जाता है और वो बॉल चारों तरफ से उस यंग मास्टर को घेर लेती है और बंद कर देती है। और वो लड़की उसको फाइनली बंद करने में कामयाब रहती है। और जब उसे बंद कर देती है तभी वो लड़की थोड़ा सोचती है और हमारे यंग मास्टर यानी कि हमारे एमसी की तरफ देखती हुई और तुरंत जाकर माउथ टू माउथ किस कर उसको एनर्जी देने लगती है। भाई गलत मत समझना, ये कोई इमोशन वाली किस नहीं है बल्कि मैं एनर्जी दे रही है, एनर्जी आप समझ ही गए हो, सीपीआर कह सकते हो। और उसको एनर्जी देने के बाद पता चलता है कि रेड कलर की एनर्जी चारों तरफ से लीक होने लगती है उसकी बॉडी से हमारे एमसी से, और देखती है कि वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। तभी उसी जादुई गोले में से आवाज आती है ब्रिस्क मून टेक्निक, न्यू मून, और वो बंदा अपनी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करके पूरी बॉल के चीथड़े उड़ा देता है जिससे कि वो बाहर निकलने में कामयाब रहता है। और गुस्से में उससे कहने लगता है कि वाकई में जैसा कि मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे रोक लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम्हारी जो छोटी मोटी ट्रिक्स है वो मेरे किसी काम की नहीं है, ना ही तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। और उसकी आंख पूरी तरीके से लाल पड़ गई होती है जैसे कोई डेविल बन चुका हो, जिसको देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और सरप्राइज हो जाती है और उसे वापस से रोकने के लिए अपनी अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करती है। लेकिन वो बंदा ज्यादा पावरफुल होने के कारण अपनी स्लैश से उस अर्थ टेक्निक के या फिर उन स्पाइक के जो अर्थ से बने थे उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसका एक भी टुकड़ा ना बचता उसे पकड़ने के लिए, और बार बार ट्राई करने लगती है लेकिन बार बार वो उसको रोक नहीं पाती। वो बंदा अचानक से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उसकी एक स्लैश डायरेक्टली उस लड़की पर जाकर लगती है, जिसको देखकर वो यंग मास्टर कहने लगता है कि तुम सभी के सभी कचड़े हो कचड़े, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि स्पिरिचुअल हब की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी डाउन ना हो और ना ही मैं तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ मेरे घर पर नहीं चलती हो। अब जबकि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकता तो मुझे तुम्हारे हाथ और पैर एक आध दो काटने ही पड़ेंगे। और जैसे ही वो उस लड़की को मारने के लिए जाता है तो पीछे से हमें दिखाया जाता है कुछ चेन्स उसको पकड़ते हुए आती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुम किसी चीज को काटना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को काट लेना चाहिए बाछड़ कहीं के। लेकिन वो यंग मास्टर उसको नोटिस कर लेता है चेन्स और तुरंत अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन चेन्स को डॉज करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जो चेन्स है वो अपनी डायरेक्शन बदल लेती है और वो दूसरी डायरेक्शन से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो वापस से उसे रोक लेता है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है और वो धमाका करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं एमसी है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, चलो हम लोग अपना सेकंड राउंड को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है हम में से। जिसको देखने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि तुम थंडर रश हैंड की 9th बूम पर पहुंच चुके हो, ये फाइनल फॉर्म है गाइस, ऐसा आपको पता होगा। और तभी हमारा एमसी उसकी तरफ अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है और अपने हाथ में अचानक से इकट्ठी करने के बाद कहने लगता है इनिशियलाइजेशन, फॉर्मेशन और फाइनली कंप्लीशन। और भाई साहब वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर ही स्वॉर्ड बना लेता है और तभी वो यंग मास्टर अपनी ब्रिस्क मून टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो हमारा एमसी भी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी ब्रिस्क मून टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ पर उसकी हाफ मून होती है, जहाँ पर हमारे एमसी की वेनिंग क्रिसेंट होती है। और जब दोनों की टेक्निक आपस में टकराती है तो भाई साहब क्या ही ताबड़तोड़ फाइट हो रही होती है। और इसको देखने के बाद यंग मास्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने मेरी टेक्निक को कॉपी कर लिया, ये कैसे हो सकता है? तभी एमसी कहने लगता है कि आखिरकार तुमने उन टेक्निक का इस्तेमाल कर मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, क्योंकि जो फाइट थी वो कुछ ज्यादा ही मेमोरेबल थी, तो इसलिए मैंने इनको बस पिकअप कर लिया। तुम्हारी टेक्निक्स को काफी अच्छी भी लगी और इस टेक्निक्स को उसने इस मार्शल स्पेस के पास जो गॉडली स्पेस है ना उसका इस्तेमाल कर सीखा है। और तभी हमारा एमसी डायरेक्टली उस पर फिर से चेन से अटैक करने लगता है, लेकिन वो बंदा उसे डॉज करने में कामयाब रहता है किसी तरीके से और वो दोनों के दोनों वापस से एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। और दोनों की जब टेक्निक्स आपस में टकराती है तो उतनी ज्यादा रिपल्सिव फोर्स के कारण हमारा एमसी पीछे हट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, वो वापस से चेन का इस्तेमाल कर अपनी स्वॉर्ड में बांध देता है और अपनी भाई स्वॉर्ड बांधने के बाद चेन से उसको थ्रो कर देता है ताकि वो किसी मतलब वेपन की तरह उसे कंट्रोल कर सके अपनी स्वॉर्ड को। और कहने लगता है कि लो मेरे नए वेपन का मजा चको, अभी सबक सिखाता हूँ तेरे को तेरी बड़ा। और जिसको देखने के बाद कहने लगता है कि ये तो चेन स्वॉर्ड है। हमारा एमसी इसको देखकर काफी खुश होने लगता है और उससे कहने लगता है कि मेरे जो अटैक्स हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, तुम्हें लग रहा होगा तुम बच गए होगे, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। और वो चेन को दूसरी तरफ से डायरेक्शन से उसकी तरफ घुमाने लगता है, जिसको देखकर वो यंग मास्टर काफी डर जाता है। लेकिन हमारा एमसी हार नहीं मानता और कहने लगता है कि हम फिर से करते हैं, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। और ऐसे ही कई सारी चेन्स बना लेता है जिसमें कई सारी स्वॉर्ड्स लगी होती है और एक एक कर उस यंग मास्टर पर ट्रैक करने लगता है। इसको देखने के बाद वो यंग मास्टर कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बचने में कामयाब रहता है, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और पता चलता है कि हमारे एमसी के सभी चेन्स को वो काटने में तोड़ने में कामयाब रहता है। और तुरंत जाकर जैसे ही हमारा एमसी जमीन पर गिरता है तो वो यंग मास्टर
मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा प्लान तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन तुम्हारी जो कल्टीवेशन स्किल्स हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा कम है। मैं ये बात तो एडमिट करूंगा कि तुम मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे, लेकिन तो मेरे लिए तुम्हें चूज करना वाकई में मेरा सबसे बढ़िया और बेस्ट डिसीजन था। और जैसे ही वो उसे स्लैश करने वाला होता है तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि वह तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी इवोल्यूशन के लिए। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि वहाँ पर कई सारी चेंज ने उस यंग मास्टर को वहाँ पर जकड़ लिया है किसी मकड़ी के जाले की तरह, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है कि ये क्या चीज है। तभी एमसी क्या लगता है कि मुझे पता था कि तुम्हारी जो फैमिली है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है ट्रैप्स को लेकर। और वो यंग मास्टर क्या लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। तभी एमसी क्या लगता है कि जब स्टार्टिंग से ही मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था, बल्कि मैं एक्चुअली में तुम्हें ट्रैप में फंसाने का, और मेरा जो ट्रिक है वो काम भी कर गई। क्या तुम जैसे जो लोग हैं वो स्ट्रेटजी के बारे में बात भी करते हैं। ये बात जानने के बाद ये मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि शिट, ये तो प्लानिंग करने में लगा होता है स्टार्टिंग पॉइंट से मुझे पकड़ने के लिए। और तभी हमारा एमसी अपनी चेन्स को टाइट करने लगता है जिससे कि वो उसकी स्वॉर्ड को मूव नहीं कर पाता उसका और उसका इस्तेमाल कर उसकी स्वॉर्ड को भी दूसरी पेड़ की तरफ फेंक देता है अपने इलेक्ट्रिसिटी रोप का इस्तेमाल करके। और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पिटी वाली बात है कि तुमने उस अब मेरे द्वारा मारे जाना तुमने अवॉइड कर लिया था, लेकिन उसके कारण तुम फंस चुके हो। अब देखता हूँ तुम आखिरकार तुम मुझसे कहाँ बचकर जाते हो। तभी एक उड़ती हुई स्वॉर्ड उस यंग मास्टर की तरफ बढ़ने लगती है उसे मारने के लिए। और वो यंग मास्टर कहने लगता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें हासिल करनी है तो तुम्हें एक्सट्रीम सफरिंग को, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द को सहना होगा और बहुत ज्यादा कठिनाइयों को सहना होगा अपनी जिंदगी में। तुम हमारी जांग फैमिली को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। हमने कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे छोटे मोटे जो ट्रिक्स है वो मुझ पर काम करेंगी। और तुम जैसे जो लोग हैं तुम्हें घर पर कुछ ज्यादा ही पेम्पर कर रखा हुआ है, बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है, लेकिन हमने खुद मेहनत कर यहाँ पर पहुंचे हैं। और वो अपने एक डेगर निकालता है जिसमें से ब्लैक कलर की एनर्जी आ रही होती है, जिसको देखकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, तुम इस तरीके की पोजीशन में फंस चुके हो, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर रिट्रीट करना चाहते हो, मुझसे बदला लेना चाहते हो। लेकिन तुम ये बात बिल्कुल भी भूलना कि अभी तक मैंने ये खत्म नहीं किया है। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो लड़की उड़ती उड़ती उसकी तरफ आकर उसके हाथों में जोरदार किक मारती है जिससे कि उसका डेगर जमीन पर गिर जाता है, जिसको देखकर उस यंगमास्टर को गुस्सा आ जाती है। तभी हमारा एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि तुम किधर देखने लग रहे हो भाऊ, इधर देखो, इधर अपन इधर खड़े लाया है। और तभी वो एमसी उस लड़की का धन्यवाद देते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल टाइम देने में कामयाब रही हो। लेकिन अब समय आ चुका है इस फाइट को यहाँ पर एंड करने का, और वो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल बॉल को, सारी की सारी एनर्जी को एक बॉल में कन्वर्ट करने के बाद उस बंदे की तरफ थ्रो कर देता है। और उसी के साथ वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की आवाज पूरे के पूरे माउंटेन में गूंजने लगती है। दूसरे पर में दिखाया जाता है कि कुछ लोग यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं उन मंकीज से, और किसने उस मंकी किंग की बैंड बजाती होती है, और वो कोई और नहीं बल्कि मैं हमारे एमसी का बिग ब्रदर होता है। और उस धमाके की सीन तो दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और वो उसका दुश्मन यंग मास्टर उसी गड्ढे के बीच में पड़ा हुआ है और उसकी हालत पतली हो जाती है और वो मूव भी नहीं कर पाता। इसको सुन देखने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि इस बार जो फाइट है वो फाइनली खत्म हो चुकी है, जहाँ तक कि मैं भी थक चुका हूँ बहुत, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी होगी। अगर मैंने इस बंदे को यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगी और मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता और अपना नाइफ लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता। लेकिन अगले ही पल हमें दिखाया जाता है किस तरीके से वो बंदा की आंखें खुल जाती है, जिसको वो नोटिस कर लेती है वो लड़की, और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, चिल्लाते क्या लगती है कि तुम्हें देखकर बचकर वो बंदा अटैक करने वाला है, और वो बंदा हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। जब हमारा एमसी पर वो अटैक होता है तो उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है, जिसको देखकर वो बंदा उस लड़की को अपने हाथों से पीछे से पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है जैसा कि मैंने कहा था कि अगर बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करना है तो तुम्हें एंड्योर मतलब सहना पड़ेगा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सफरिंग को, बहुत ज्यादा परेशानियों को। मैं तुम जैसे लोगों के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, मैं तुम जैसे लोग नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से डिफरेंट हूँ। और तुम इस बारे में बिल्कुल भी सोचना मत कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ है कि तुम्हारे जो घाव है वो आखिरकार किस तरीके से हील हुए थे। अगर तुम अपने आप को हील कर सकते हो तो मैं अपने आप को भी हील कर सकता हूँ इस स्पिरिचुअल हब की मदद से। और वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चालू करने लगता है, जिससे कि उस स्पिरिचुअल हब यानी कि उस लड़की को पेन होने लगता है, जिसको देखकर एमसी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि बहुत हो गया, तुम बाहर कहीं को रुक जाओ। और वो बंदा उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ जैसे ही तुम्हारी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल क्यू खत्म हो जाएगी। तभी वो बंदा अपने आप उसके सारी इंजरीज हील होने लगती है, जिसको देखकर एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि शिट, मैं वाकई में बहुत ज्यादा केयरलेस था। और वो बंदा हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा थक चुके हो, तुमने वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत की है मुझे हराने के लिए, लेकिन अंत में आकर तुम मुझे नहीं हरा सकते। और अगले ही पल हमें खून टपकते हुए दिखाया जाता है, और वो ब्लड कहीं और से नहीं बल्कि में इसी यंग मास्टर की बॉडी से, नाक से, आंख से और कान से सब जगह से बहने में लगा हुआ होता है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। और जब वो अपने हाथ को चेक करता है तो वह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उस लड़की को दूर फेंक देता है अपने आप से। और वो लड़की दूर जाकर गिर जाती है तो वो अपने घुटनों के बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो लड़की उससे कहने लगती है कि गैस, आखिरकार तुम गैस कर सकते हो कि तुमने आखिरकार मेरे बॉडी के अंदर से कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब की है और हीलिंग एनर्जी एब्जॉर्ब की है। क्या तुम वाकई में इतनी एनर्जी को अपनी बॉडी में कंट्रोल कर रख भी सकते हो? जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा घबराने लगता है और कहने लगता है कि शिट, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता।
और अगले ही पल दिखाया जाता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी वहीं पर किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाती है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। भाई कुछ नहीं बचता और सिर्फ खून की बारिश होने लगती है और उसी के बीच में रिंग टपकती है जिसको देखकर एमसीयू कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और उसी के बीच में वह लड़की खड़ी खड़ी उसको देखने में लगी होती है और उसके खून से नहा रही होती है और तभी इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने के कारण उसे वो बेहोश हो जाती है। और जैसे वो बेहोश होने लगती है तभी हमारा एमसीयू उसके पास आकर तुरंत उसे पकड़ लेता है ताकि वो उसे बचा सके और उसका धन्यवाद कहने लगता है कि तुमने मेरी जान बचा ली। और इसी तरीके से दोनों के दोनों वहीं पर बैठे रह जाते हैं और समय गुजरता जाता है जहाँ पर उसका बिग ब्रदर उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आने लगता है और कहने लगता है कि मुझे याद है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर अपने लिटिल ब्रदर की जो स्पिरिचुअल की है इस दर्शन में महसूस की थी, लेकिन वो अचानक से यहाँ पर गायब हो चुकी है। क्या उन मंकीज ने कुछ कर दिया? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। मुझे अभी भी याद है ये डायरेक्शन, मुझे वहां पर जाकर देखना है और अपने लिटिल ब्रदर को ढूंढना होगा। और जैसे वो वहां पर जाकर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है और कहने लगता है कि ये चीज तो साफ साफ दिखने में लगी हुई है कि थंडर रश हैंड के द्वारा क्रिएट की गई है, लेकिन जो वो स्मेल आने लगती है ना ब्लड की तो वो काफी ज्यादा उल्टी ऐसे महसूस करने लगता है, बेकार मन हो जाता है और कहने लगता है कि ये ब्लड, इतना सारा ब्लड, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी जांग फैमिली के मेंबर के साथ ऐसा हुआ है? और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है तभी अचानक से उसके बिग ब्रदर को कुछ दिखाई देता है जिसके पैरों के निशान होते हैं जो कि उस डायरेक्शन में गए थे और तुरंत चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया लिटिल ब्रदर। लेकिन वह बंदा किसी चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। तभी एक गुफा का सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जहाँ पर हमारा एमसी बेहोश पड़ा हुआ और उसे किसी के कपड़े के द्वारा ढक दिया गया है और वो हमारे एमसी के बड़े बिग ब्रदर के कपड़े थे। और थोड़ी देर आराम करने के बाद हमारे एमसी को वहां पर होश आने लगता है तो वो देखने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ, और उस कपड़े को देखकर कहने लगता है कि तो मेरे बिग ब्रदर का है। तभी उसमें ऐसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि लिटिल ब्रदर, मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर क्या हुआ था। जब हम लोग घर पर वापस चले जाएंगे, जब तुम पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे, आखिरकार हमारे फादर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसको पढ़ने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि ओह, तो मेरे ब्रदर ने मेरी जान बचा ली, लेकिन आखिरकार मुझे इसने अपने आप से क्यों नहीं बताया। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर जाती जहाँ पर मैसेज लिखा हुआ था, लिटिल ब्रदर तुम फाइनली बड़े हो चुके हो, तुम वाकई में बहुत ज्यादा लविंग ब्रदर हो। और तभी अचानक से इसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है और डरते डरते अपने सर इधर उधर घुमाता है तो उसे कुछ महसूस होने लगता है उसकी बॉडी की तरफ, और वो कोई और नहीं बल्कि में वही लड़की होती है जो कि स्पिरिचुअल हर्ब है, वही पेट बन चुकी है, स्पिरिचुअल पेट। अब समझ गए ना क्या क्या हो सकता है। इसको देखने के बाद उसका चेहरा मतलब लाल पड़ जाता है और चिल्लाते क्या लगता है कि नहीं बिग ब्रदर, आप गलत सोच रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। और इसी तरीके से इसकी बैटल जब खत्म हो जाती है तो वो वापस से उसकी कुनफेंग माउंटेन की जो जर्नी है वो यहाँ पर खत्म होती है और इस वक्त यह 6th लेयर पर पहुंच चुका है और थंडर रश हैंड को भी कंप्लीट कर रखा है। तभी कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है ये मिनर में जहाँ पर हमारा एमसी और उसका बिग ब्रदर घर पर आ जाते हैं, वो भी उस लड़की के साथ। वो तो बढ़िया ड्रिंक करने में लगी हुई है, जहाँ पर उसके डैड उससे पूछने में लगे हुए थे जो भी कुनफेंग माउंटेन पर तुम्हारे साथ हुआ था उसको देखकर हम वाकई में बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गए थे। और वे जांग फैमिली के मेंबर थे जो कि आयरन बैग्ड मंकीज के रेस्टिंग एरिया की तरफ गए थे और उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था। और जो भी वहाँ पर उसके यंगस्टर मारे गए थे जांग फैमिली के, वो बस एक एक्सीडेंट था। और इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं हम और हम उस जांग फैमिली। ये बात सुनने के बाद हमारा एम्स और उसका बिग ब्रदर दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, जहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं कि जो कुनफेंग माउंटेन है वो देखने में काफी ज्यादा शांत लगता हो लेकिन ये काफी ज्यादा डेंजरस है। अब जबकि जो आयरन बैग मंकीज ने जो बब्बर मचाया हुआ है वहाँ पर तुम्हारा ब्रदर तुम्हें ढूंढते हुए तुरंत वहाँ पर पहुंच चुका था, तुम्हें उसका साफ साफ धन्यवाद करना चाहिए। तभी हमारा एमसी उसका धन्यवाद करने लगता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है इसका मतलब ये हुआ कि फादर को वहाँ पर पहले से पता था कि आखिरकार कुनफेंग माउंटेन पर क्या हुआ है। तभी उसका बिग ब्रदर अपने फादर को बुलाकर उससे क्या लगता है कि जब मैंने जी-वैन को ढूंढा था यानी कि हमारे एमसी को, वहाँ पर उसने एक अजीब तरीके की कॉप्स और डेड बॉडी को भी देखा था। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो समझ जाता है कि आखिरकार ये किसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर उसका बिग ब्रदर उसे बताया लगता है कि उसकी बॉडी की जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा डिफरेंट थी यूआन सेट के या फिर किसी जांग फैमिली के मेंबर से, और ये काफी ज्यादा रेयर है कि इनकी प्रेजेंस इस तरीके से यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन फिर भी इसका फादर तुरंत समझ जाता है, उसे रोक देता है कहने से, और उसका फादर कहने लगता है कि मैं समझ सका हूँ कि जांग फैमिली के जो एक्शंस है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं आजकल। जो हमारा यूआन सेक्ट है वो भी प्लान करने में लगा हुआ है ताकि हम जल्द से जल्द डिफेंसिव मेजर से उन्हें बढ़ा सके उनके खिलाफ, और वो हमारे एमसी को घूरने लगता है। तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार मुझे क्यों घूर रहे हो फादर जी। सही फादर जी उससे कहने लगता है कि जबकि यहाँ पर कुछ भी बात करने के लिए नहीं बचा हुआ है, चलो हम लोग खाते हैं। और सभी के सभी लोग अपने डिनर को खाना चालू करने लगते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम कहने लगती है कि इस बार जी-वैन को इस माउंटेन की ट्रिप पर जाने के लिए 2 मंथ लग गए और इसने 6th लेयर पर ब्रेक थ्रू कर दिया है। अगर तुमने इस तरीके से वर्क नहीं किया तो तुम्हारा जो लिटिल ब्रदर है वो तुम्हें जल्दी ही कैचअप कर लेगा। इसको सुनने के बाद हमारे एमसी की बिग सिस्टर उससे कहने लगती है कि क्या सच में, आखिरकार आपको मुझे उससे कंपेयर करने की क्या जरूरत है। तभी उसका फादर उससे कहने लगता है कि जैसे हमारे सेट का ट्रेडिशनल गया हुआ है, हमारे फैमिली का ट्रेडिशनल गया हुआ है, जो भी हुआ था 5th लेयर को क्रॉस कर जाते हैं उसे कम्पीट करना होगा एनुअल टूर्नामेंट में, और उसके जो प्रीमियर्स है वो ज्यादा दूर नहीं है, तो तुम्हें भी इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जी हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, और मन में सोचते हुए काफी खुश होते हुए भी कह रहा होता है कि एक बार मैं अपना नाम यहाँ पर पुट कर दूं तो मैं स्ट्रॉन्गर मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक को भी एक्सेस कर सकता हूँ, और उसके बाद मेरा जो
पाथ है वो फाइनली पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और मैं काफी पावरफुल भी बन जाऊंगा। तभी उसका फादर उससे कहने लगता है कि यहाँ पर एक और चीज है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है कि तुमने इतने ज्यादा यंग एज में ब्लड ओथ बना लिया है, यानी कि एक ब्लड पैड खरीद लिया या बना लिया, बात एक ही है, जिससे कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उसे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ये काफी ज्यादा रेयर वाली बात है कि तुम इस तरीके से किसी के साथ ब्लड पैक्ट बनाकर आ चुके हो। वो एक मॉन्स्टर और एनिमल्स के साथ बनाना तो काफी ज्यादा हार्ड है नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन किसी स्पिरिचुअल प्लांट के साथ बनाना ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेजेंड मान सकते हो। यह बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा घबराने लगता है हमारा एमसी और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, मुझे बैड फीलिंग क्यों आ रही है। जहाँ पर उसके फादर उससे कहने लगते हैं कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा जवान हो और तुमने ऑलरेडी वो सब कर रखा है, वो भी कहाँ, उस गुफा में। ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम उसको रोकती है उसके फादर को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से। इसको एक बाद वहां पर बगल में एक जोरदार धमाका होता है और भाई साहब को समझ गए हुए गाइस कि आखिरकार ये किस चीज के बारे में बात कर रहा था इसका फादर। आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब वो तीनों के तीनों अपने मॉम की इतनी ज्यादा पावर देखते हैं तो वो तीनों के तीनों घबरा जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे एमसी का फादर भी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो ये सब। तभी उसकी मॉम उससे कहने लगती है, अरे अरे तुम बच्चों के सामने इस तरीके से बात करने में लगे हो, तुम्हें पता है ना अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो जैसा चाहे वो कर सकते हैं और उनके पास इतनी ज्यादा फ्रीडम है और हम उसके पेरेंट्स हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उन्हें कर देना चाहिए, उन्हें परमिशन देनी चाहिए जो करना है। आखिरकार वो बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, बात करें। लेकिन तभी उसका फादर उससे कहने लगता है कि लेकिन जीवन अभी भी बहुत ज्यादा यंग है, बहुत ज्यादा छोटा है। ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन बचे हैं क्या है, और वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती उसकी मॉम। तो उसके डैड उसे शांत कराते हैं, उससे कहने लगता है कि हीरोइन जिया थोड़ा शांत हो जाओ, अगर तुम यहाँ पर जियातियान टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। और हमारी जिनसिंग तो बस देखे रहती है और कहीं कूल बैठी हुई है। और इतनी सारी बसड़ के बाद हमारा एमसी फाइनली अपने कमरे में आकर बैठ जाता है और आराम करने लगता है और कहने लगता है कितनी ज्यादा अच्छी किस्मत रही मेरी, और मेरी जो प्रैक्टिस की थी, चलो मैं उसके रिजल्ट को चेक करता हूँ। तभी वो उधर मुड़कर देखता है और कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था इससे पहले जो टास्क मैंने तुम्हें दिया था। तभी वो लड़की बाहर आती है और वो जिनसिंग उससे कहने लगती है कि तुम्हारा मतलब है इस स्टोरेज रिंग को लेकर, इसको ओपन करने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। तभी एमसी कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ना ही कोई जल्दबाजी है। अब जबकि हमारा जो ये फैमिली का ऑफिशियल मैटर है उसको सॉल्व किया जाए, अब तुम ये फैमिली में ऑफिशियली ज्वाइन कर चुकी हो तो हमारा जो मेन बिजनेस है हम लोग उस बातें पर आ जाते हैं। ये बात सुनने के बाद वो लड़की पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और मन में सोचते हुए लगती है ये मेन बिजनेस, और इसका दिमाग में भी वो उसी तरह के ख्याल पड़ रहे होते हैं जैसा कि आप लोग सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, ये वैसा ही सोचने में लगी हुई है। और घबराते उससे क्या लगती है क्या हेयर मतलब यहाँ पर, और अभी अभी मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। तभी हमारा एमसी क्या लगता है कि ऑफ कोर्स ये अभी करना होगा, आखिरकार हमने कॉन्ट्रैक्ट जो साइन कर लिया है, ये नेचुरल वाली बात है कि हम इस तरीके के कोर्स को आगे बढ़ाएं। तभी ये लड़की शर्माते शर्माते उससे कहने लगती है कि अगर तुम इस बात से ठीक हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं समझ गई हूँ, अभी स्टार्ट करते हैं। और तभी वो अपने कपड़े को उतारते हैं, उससे कहने लगते हैं कि मुझे थोड़ा देर तैयार हो जाने दो, उसके बाद करते हैं। लेकिन हमारा एमसी वहां पर अपने बेड पर गिर जाता है, वही लड़की अपने कपड़े उतारने में लगी है बगल में, और हमारा एमसी पीछे से क्या पड़ता है। अब जबकि यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में पहले से पता हुआ है तो मेरे को ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा और सबसे ज्यादा आसान है तुम्हारा नाम देना, और काफी इजी रहेगा तुम्हें अब नाम दे। ये बात सुनने के बाद वहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि भाई साहब हमारा एमसी कह रहा था नाम देने के बारे में और ये लड़की कुछ और ही समझ रही है। अब समझ गए ना क्या समझ रही है। तभी हमारा एमसी से पूछ लगता है कि क्या हुआ तुम्हें, और वो घबराते हुए काफी ज्यादा शर्माते हुए उससे कहने लगते कि नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे बस थोड़ी हॉट फीलिंग आ रही थी। जहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे नाम के बारे में सोचा नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इसको देखकर ऐसा लगता है इस लड़की को जैसे कि ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी है, क्योंकि जो चाहती थी वो तो इसे मिला ही नहीं। तभी हमारा एमसी कई सारे फालतू के नेम मुझे सजेस्ट करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता और कहने लगता है कि अगर सारी की सारी डिटेल्स को देखा जाए तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा नेम, जिसको देखकर वो लड़की भी काफी एक्साइटमेंट से भर जाती है। और जैसे ही वो लड़का हमारा एमसी उसको नाम देने वाला होता है तो वो लड़की अपनी 2 उंगलियां उसके मुंह में डाल देती है, जिससे कि ज्यादा एनर्जी उसकी बॉडी से उसमें चली जाती है और हमारे एमसी के नाक से खून बहने लगता है। और उससे कहने लगता है चिल्लाते हो कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हुई हो। और वो लड़की उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो ब्रेन है उसमें से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकाल दिए गए थे, इसलिए वो सूखने लगा है और वो सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। ये बात सुनने के बाद एमसी चिल्लाते हुए क्या लगता है कि अगर तुम्हें नाम पसंद नहीं आता तो सीधे सीधे कह दो ना, नखरे काहे को दिखा रही हो। और वो कई सारे नाम्स की एक लिस्ट बनाता है जो दिखाते हुए उससे क्या लगता है कि तुम उसमें से चूज कर, अगर तुम्हें कोई भी नाम पसंद आता है तो तुम इनमें से इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन उस लड़की को कुछ भी नाम पसंद नहीं आता भाई, ये देखने लायक होती है वास्तव में। और जब उस लड़की को कोई भी नाम पसंद नहीं आता तो हमारा एमसी काफी थक जाता है और उससे हार मानकर कहने लगता है कि तुम अपना नाम खुद ही चुन लो तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ये बात सुनने के बाद वो कुछ नहीं कह पाते और उसके बाद कोई बेचारा नहीं बचता तो वो डायरेक्टली उसके सजेशन में से एक नाम चुनती है और कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे लुओबो कह के बुला
सकते हो। लेकिन अचानक से वो बदल देती है और कहते हैं लिंग। भाई साहब वो चुन नहीं पाती खुद भी और काफी ज्यादा शर्म से भर जाती है, जिसको देखकर हमारा एमसी क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें शुओ ले या फिर शुओ कुयू या फिर लुओबू क्या कहकर बुलाऊं। और इतना सब होने के बाद हमारा एमसी इस स्पिरिचुअल रिंग के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि ये स्पिरिचुअल स्टोरेज रिंग है, उसे सिर्फ और सिर्फ इसके ओनर की ब्लड से ही खोला जा सकता है और उसके बिना हम इसे खोल नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे लिए उसके ब्लड को इमिटेट करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाला है, वो बस एक कुछ तुच्छ सा मोटल है और मैंने ऑलरेडी कई सारे ऑप्शंस को ट्राई कर रखा हुआ है क्योंकि मैं उसके ब्लड के साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में आ चुकी हूँ उस बंदे के। तो मुझे ही लगता है कि मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला है, कुछ ज्यादा समय नहीं लगने वाला है ओपन करने में। तभी हमारे एमसी उससे क्या लगता है, खैर वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम हमेशा से माउंटेन में मौजूद थी क्या? मुझे लगा था कि तुम्हें इस असली वर्ल्ड के बारे में कुछ भी हासिल पता नहीं है, तो आखिरकार तुम्हें इतना सब कैसे पता चल गया? तभी वो बताने लगती है क्योंकि हमने ब्लड पैक्ट बनाया हुआ है जिससे कि हमारी सोल्स एक साथ लिंक्ड हो चुकी हैं, तो तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में आ चुकी हैं और हम एक ही लिंक के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। तभी हमारा एमसी क्या लगता है कि अब समझ में आया कि आखिरकार मुझे अजीब तरीके के सपने क्यों आने में लगे हुए थे। लेकिन जैसे वो ध्यान से इसके बारे में सोचता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि इसका मतलब अब तुमसे मुझसे ये मत कहना। तभी लड़की उससे क्या लगता है कि जी हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस वर्ल्ड से नहीं हो और तुम्हारे पास किस तरीके से स्पेस मिस्टिकल स्टोरेज स्पेस भी मौजूद है, मुझे इसके बारे में भी सब कुछ पता हुआ है। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबरा हो जाता है। घबराते उससे क्या लगता है कि मैंने इसके बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी नहीं बताया हुआ है, ये काफी ज्यादा अजीब है कि तुम इस तरीके से मेरे सामने ये सब कहने में लगी हुई हो। तभी वो लड़की उससे पूछ लगती है कि तुम सच में अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जाना चाहते? तभी हमारा एमसी क्या लगता है कि मुझे खुद भी नहीं पता इसके बारे में। यहाँ पर ये लड़की अपने बारे में सोचने लगती है और सोचते सोचते उसे बताती है शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मे भी शायद रीजन है कि मैंने आखिरकार तुम्हारे साथ ब्लड पैक्ट क्यों बनाया, वो इसलिए है क्योंकि हम दोनों की जो स्टोरीज है वो सिमिलर है। जब मेरे इस जिनसिंग के अंदर मेरी कोइंसिडेंस आना चालू हो गई थी तब मेरे पास वहां पर बात करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि मेरे आसपास के जितने भी प्लांट्स और एनिमल थे उन सभी लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया और कोई भी मेरे साथ बात नहीं करना चाहता था और ना ही मुझे कोई पसंद करता था। और इसलिए मैंने उस वक्त सोचा अगर मैं अच्छी तरीके से हार्ड तरीके से कल्टीवेट करती हूँ और काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करती हूँ तो शायद मैं इस फॉरेस्ट को छोड़कर बाहर जा सकती हूँ, जंगल को छोड़कर, और पूरी की पूरी आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा आसान नहीं रहा होगा तुम्हारे लिए और तुमने ऑलरेडी मेरी मेमोरीज को पढ़ रखा है और तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो और इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जहाँ पर मुझे भी जाना है और मैंने वो जगह सिर्फ और सिर्फ बुक्स में देखी है। अगर ऐसी बात है तो कैसा रहेगा कि तुम अगर मेरे साथ चलो, हम एक साथ पूरी की पूरी चीजों को देखेंगे, कैसा रहेगा? इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि जो अपना प्रपोजल देने में लगा हुआ हो और कहता है कि अगर मेरे पास मेरी खुद की एबिलिटी आ गई और मुझे पता चल गया किस तरीके से मैं अपने वर्ल्ड में लौटकर जा सकता हूँ तब हम दोनों के दोनों मेरे वर्ल्ड में जाकर वहाँ उस वर्ल्ड को भी घूमेंगे। ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और स्माइल मारती है और दोनों को दोनों हाथ मिलाते हैं और कहने लगती है कि तुम हमेशा सिर्फ झूठ बोलते हो। और तभी एमसी कहने लगता है कि तुम मेरा ख्याल रखना और वो लड़की भी कहने लगती है कि तुम मेरा ख्याल रखना। और तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और वो कहने लगती है ओह मैं तो एक बात बताना भूल ही गया तुम्हें, और उसके नाक से जोरदार तरीके से खून बहने लगता है और कहने लगता है क्या तुम अगली बार से अपने हाथों में ग्लोव्स पहन सकती हो और बिना किसी रीजन के तुम प्लीज यार उन्हें मत निकालना वरना बहुत ज्यादा एनर्जी चली जाती है। और फाइनली उस लड़की का नाम आलुओ ले लेती है वो। और तभी इधर से कुछ दिन गुजर जाते हैं और ये सेक्ट एनुअल सेक्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला। यहाँ पर एक बंदा अनाउंस कर रहा होता है कि ये फैमिली के कंटेस्टेंट ये जिन वे। यहाँ पर हमारा एमसी घबराते घबराते स्टेज के सामने आता है तो उसकी फटी पड़ी होती है क्योंकि कभी भी कितनी ज्यादा ऑडियंस के सामने गया नहीं है ना ये, और सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं, जिसको देखकर मन में सोचते हुए क्या लगता है कि शिट मैं वाकई में बहुत ज्यादा नर्वस महसूस करने में लगा हुआ हूँ, मुझे इस तरीके की आदत नहीं पड़ी हुई है। मेरे पिछले वर्ल्ड में भी मैं ऐसे ही बहुत ज्यादा डरपोक हुआ करता था, जब भी मैं टेस्ट देने जाता था तो नर्वस हो जाता था। तभी जो अनाउंसर होता है वो उस पर हंसने लगता है और उससे क्या लगता है कि ये फैमिली के लिटिल यंग मास्टर शायद तुम कभी भी आउटसाइड नहीं गए हो उससे पहले। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम्हारे जो फादर है वो इस कंपटीशन में कम्पीट को करवाना चाहते हैं तुम्हें। आखिरकार ये जो कंपटीशन है वो किसी बंदे की रियल स्ट्रेंथ को देखने के लिए है, तुम वाकई में डरते हुए घर पर वापस मत चले जाना रोते रोते कि तुम हार गए। ये बात सुनने के बाद एमसी को गुस्सा आ जाती है कि इसका मजाक उड़ाने में लगा हुआ है और तभी वो अनाउंस करता है और कहने लगता है कि सभी के सभी कंटेस्टेंट रेडी हो जाओ और अरीना में एंटर कर। तभी हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, सभी के सभी स्टूडेंट जो भी पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने वो सभी के सभी वहां पर आ जाते हैं और फाइनली जो सेक्ट का जो वाइड कंपटीशन ऑफिशियली यहाँ पर स्टार्ट होता है। और ये कंपटीशन होता है तो हमारे एमसी को फाइट को देखने के लिए उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स होती हैं वो भी वहां पर पहुंच गए होते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम्हें गुड लक ऑफ लिटिल ब्रदर। इनको इस तरीके से देखने के बाद हमारा एमसी बिल्कुल पानी पानी हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है प्लीज यार तुम लोग ऐसा मत करो, मैं बहुत ज्यादा नर्वस महसूस कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा स्कैरी और सबसे ज्यादा डरावनी चीज ये है कि इस ईयर के कॉम्पिटिशन की जो रेफरी है वो कोई और नहीं बल्कि में इसके खुद के फादर है और वो उसे घूर रहे होते हैं। जैसे हमारा एमसी देखता है तो उसका फादर उसे थम्स अप देता है, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि आखिर किस तरह का इमोशनल सपोर्ट दिखाने में लगे हो आप,
आप मुझ पर और ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो डैडी। यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप है इस सेक्ट वाइड कंपटीशन वो स्टार्ट होता है और जो भी फाइनल में यहाँ पर खड़ा रहेगा वो इस कंपटीशन को जीत इस राउंड को जीत जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी लिमिट नहीं है कि तुम कोई वेपन इस्तेमाल ना करो, ना टेक्निक इस्तेमाल ना करो। जब तक तुम्हारा अपोनेंट की जो जिंदगी है वो खतरे में ना आ जाएगी तब तक जो चाहे कर सकते हो फ्रीली। तभी उनमें से एक बंदा आता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं। उनसे क्या लगता है कि तुम तो यहाँ पर कुछ कमजोर लोग हो, तुम वाकई में इस कंपटीशन को ज्वाइन करना चाहते हो और रोहितयान 5th लेयर पर पहुंचने के बाद तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर हो। लेकिन तुम्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी रोहितयान के 6th लेयर पर ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ इस कंपटीशन में आने से पहले। तुम्हें कैसा फील होने में लगा हुआ है, तुम्हें पता चला हमारी पावर का डिफरेंस। लेकिन हमारे एमसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और बाकी की ऑडियंस उसको देखकर कहने लगती है कि क्या अभी हमसे नहीं कहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोहितयान के 5th लेयर के प्रैक्टिस पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ। मैं प्लानिंग करने में लगा हुआ था कि फर्स्ट प्लेस प्राइज जीत लूं इस प्लेलिस्ट में और उसके बाद मैं जीत जाऊं, चला जाऊं। आखिरकार हम लोग इनसे फाइट कैसे करें? अब ये तो चीटिंग हो गई यार। इसको देखकर हमारे एमसी को गुस्सा आने लगती है क्योंकि सामने वाला जो बंदा है वो हमारे एमसी का मजाक उड़ाता है और उसके बालों को पकड़ने लगता है और उसे छेड़ते हुए उससे क्या लगता है, क्या तुम इतनी ज्यादा डर चुके हो कि तुम अपने बॉडी को भी नहीं मूव कर पा रहे हो? अगर तुम वाकई में हर्ट नहीं होना चाहते तो तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम सरेंडर कर दो, पहली फुर्सत में निकल जाओ। जिससे कि एमसी की ठटक जाती है और वो उसका हाथ पकड़ दूसरी डायरेक्शन में उसे फेंकने लगता है, धोबी पछाड़ देती है। वो कहने लगता है आखिरकार मैं इतनी देर से किस बात के लिए नर्वस होने में लगा हुआ था, मुझे तो इन जैसे बेवकूफ से डरने की जरूरत भी नहीं है। और एक ही झटके में आसपास के सभी स्टूडेंट की बैंड बज जाती है और बिना किसी परेशानी के हमारा एमसी इस कंपटीशन के इस राउंड को जीत जाता है और सभी के सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए थे। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमने हर जगह को ढूंढ लिया है, कई सारे दिनों से ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें उन यंग मास्टर की बॉडी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तब उनमें से एक बंदा आकर उससे क्या लगता है कि शायद विल्ड बीस्ट आकर उसको खा गए होंगे, जिससे कि यहाँ पर पूरी की पूरी एविडेंस खत्म हो जाए। तभी बंदा क्या लगता है कि बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि में उसकी जो रिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट स्टफ चीजें पड़ी हुई है, वैल्यूएबल चीजें पड़ी हुई है फैमिली। अगर चीज खो गई तो फैमिली बाकी में बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाएगी अगर किसी दूसरे के हाथों में लग गई वो चीजें। तो तभी एक और साथी आता है और उससे क्या लगता है कि यहाँ पर कई सारे माउंटेन बीस्ट पड़े हुए हैं जिसके कारण उन्होंने इस बॉडी को खा लिया होगा। और अगला बंदा क्या लगता है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि हमें कोई घूरने में लगा हुआ है, और ये बात सच है, कोई उसकी उनकी बातों को सुनने में लगा हुआ है। तभी अगले पास सीन सेट होता है हमारे एमसी पर जो कि अपने उस कंपटीशन को जीतने के बाद उस रिवॉर्ड को लेकर वहां से गुजर रहा होता है जो कि प्रीमियर्स की एक बुयान पिल होती है। इसको देखकर सोचते सोचते काफी ज्यादा उदास खुश दोनों ही एक्सप्रेशन बनाते हुए आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि मेरी जो विक्ट्री थी वो तो ऐसा महसूस हो ही नहीं थी जैसे कि मैंने कोई अचीवमेंट हासिल कर लिया। तभी हमारे एमसी का बिग ब्रदर उसके पास आता है, उससे क्या लगता है कि तुम्हें वाकई में ये अचीवमेंट जैसा फील नहीं हो रहा है क्या? लिटिल ब्रदर, तुमने तो पूरे के पूरे ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ एक हिट में खत्म कर लिया है, तुम तो वाकई में फेमस बन चुके हो। ये बात सुनने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अब जब तक तुमने मुझसे कह दिया है तो मैं ये महसूस कर सकता हूँ कई सारे लोग मुझे घूरने में लगे हुए थे जब मैं घर की तरफ जा रहा था। तभी उसका बिग ब्रदर उसे बताने लगता है कि फादर के हमारे जो फादर है उनके हाथ बिल्कुल कपकाने में लगे हुए थे जब तुम्हें प्राइज देने में लगे हुए थे। उस पहले के समय में तुम्हें बिल्कुल भी कल्टीवेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तुम ऑलरेडी टॉप 100 में पहुंच चुके हो। अब इस बात को जानने के बाद वो वाकई में बहुत ज्यादा खुश थे। अब मुझे भी ऐसा फील होने में लगा हुआ है कि मुझे भी कल्टीवेट कर लेना चाहिए। अच्छी बात है, अब तुम्हें बिल्कुल भी गिव अप करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और हार्ड वर्क करने की जरूरत है और ताकि फादर की सारी अटेंशन तुम्हारे पास चली जाए। ये बात सुनने के बाद एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि अच्छा तो तुम्हारे जो इंटेंशन है वो साफ साफ नहीं दिख रहे हैं कि तुम फादर की जो अटेंशन है वो मेरे पास कर तुम एंजॉय कर सको लाइफ को। जहाँ पर उसका बिग ब्रदर बताने लगता है कि इस बार इंटरनल सेट के जो कंपटीशन था इसके जो विनर है उसको इनर सेक्टर में कोर डिसिपल बनने की एक चांस मिलेगा और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इनर सेक्टर सपोर्ट नहीं मिलेगा बल्कि वे हाई रैंक की मार्शल आर्टिस्ट स्किल को भी सीख सकते हैं जब चाहे वे तब, और सुपीरियर ट्रेनिंग फैसिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी इच्छा अनुसार। अगर तुम फाइनल तक नहीं पहुंचते हो तो तुम्हें बस प्रीलिम्स पास करने की जरूरत है अपने रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए। दूसरे पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिनसिंग लड़की और उसकी सिस्टर एंजॉय करने में लगे होते हैं। तभी हमारा एमसी अपने बिग ब्रदर से कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब है कि इन रिवॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हो क्या? लेकिन ये पिल तो काफी ऑर्डिनरी लगने में लगी हुई जो ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स के काम आती है। ये बात सुनने के बाद उसका बिग ब्रदर उसकी तरफ हाथ फेरता है, उसके सर पर पैट करते, उससे क्या लगता है कि मेरे क्यूट लिटिल ब्रदर, तुमने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय से तो ग्रो हुए हो और अभी अभी तो ग्राउंड हर्ट फ्रूट खाया था। ऑफ कोर्स ये बात है कि ये पिल्स तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऑर्डिनरी या फिर एवरेज फैमिली होती तो इस पिल को खरीदने के लिए उसे पूरी की पूरी फैमिली बेचनी पड़ती, सर को सर फॉर्च्यून बेचना पड़ता। यहाँ तक कि तुम इस पिल का इस्तेमाल कर सकते हो मीडियम ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन को हासिल करने के लिए और उसको ट्रेड कर सकते हो चीज के लिए जो कि तुमने क्या, उसका ब्रांड का नाम क्या था, ऐसा ही कुछ। तभी अचानक से एमसी की दिमाग की बत्ती जलती है, जिसको सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि तुमने अभी भी क्या कहा था, आखिरकार इसकी कीमत कितनी है। और उसी दिन कंट्रीब्यूशन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपनी पिल बेचने के लिए आ चुका है, जिसको देखकर वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हमारा एमसी उसके पास आकर उससे पूछ लगता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार इस पिल के बदले मुझे कितना मिलेगा। ये बात सुनने के बाद वो बैठा हुआ बंदा उससे क्या लगता है कि एटलीस्ट कम से कम ये तो समझो मैं अभी भी यूआन सेट का डिसिपल हूँ, तुम अभी अभी तो इस कंपटीशन को जीते हो और तुम ऑलरेडी वहां पर जो प्राइज मिला था तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन की तरह बदलना चाहते हो, तुम कितने ज्यादा, भाई क्या ही बोलूँ मैं तुम्हारे बारे में।
तभी हमारा एमसी पागलों जैसी बात करता है, अलग चेहरा बनाता है और कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये दिक्कत नहीं वाली वाली बात नहीं है मेरे लिए। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यूट बनने की एक्टिंग क्यों करने में लगे हो। खैर भूल जाओ, मेरी जो जॉब है मैं वो कर लेता हूँ। खैर वो भी है, तुम बताओ, मैं इसके बदले में तुम्हें 1 युआन सेट की जो विजन पिल है इसके बदले में एक मीडियम ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। और तभी हमारा एमसी उसे बाय बाय कहते हुए अपने स्पिरिचुअल स्टोन को लेकर वहां से चला जाता है। और पीछे से वो लड़की आती है और उससे कहती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि भले ही जो तुम्हारी जो पिल है वो मेरे मुकाबले में 15 मिलियन ज्यादा, मतलब जितना बोलो उतना कम बेकार है, टट्टी है, खराब है, लेकिन ये फिर भी एक इफेक्टिव पिल है। तभी एमसी कहने लगता है कि तुम जानना चाहते हो कि आखिरकार मैंने इसको स्पिरिचुअल स्टोन की तरफ लिए क्यों कन्वर्ट किया। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी सोच रखा है पहले से। अब मैं ऑलरेडी हुओतियान के 6th लेयर पर पहुंच चुका हूँ, तो मेरे लिए हुओतियान 7th लेयर पर पहुंचने के लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। और अगर मैं इस पिल को कंज्यूम भी कर लेता हूँ तो वो मेरी मदद नहीं करेगा इमीडिएटली ब्रेक थ्रू करने के लिए, जिससे कि मुझे काफी ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास मार्शल नॉलेज है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट कहानी, मतलब डिफरेंट कहानी है। मेरा जो थंडर रश हैंड टेक्निक है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने जांग गाय की, जो जांग फैमिली का बंदा था, यंग मास्टर था, उसकी स्वॉर्ड स्किल सीखा है और इसे इम्प्रूव करने के लिए काफी सारे रास्ते हैं और काफी सारे ऑप्शन है। और अगर मैं वाकई में अपकमिंग कॉम्पिटिशन में अनडिफिटेड रहना चाहता हूँ तो मुझे जल्द से जल्द इतना ज्यादा हो सके ज्यादा फास्टेड एफिशिएंट तरीका ढूंढना होगा अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ये बात सुनने के बाद लड़की उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो ये स्पिरिचुअल स्टोन तुम्हारी एंट्री फी है उस स्पेस में एंटर करने के लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बेसिक मार्शल आर्टिस्ट स्किल है और एक स्वॉर्ड स्किल है। अगर मैं इस स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल करता हूँ अगर सीक्रेट स्किल खरीदने के लिए, तो मैं शायद अपने गोल को और ज्यादा फास्ट तरीके से आप मतलब पा सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ। और तभी वह लोग उस ट्रेडिंग मार्केट में पहुंच जाते और फाइनली जहाँ पर जाना चाहता था वो वहाँ पर पहुंच जाता है कुछ टेक्निक्स खरीदने के लिए। और वो बताने लगता है कि यह वह जगह है जहाँ पर हमारे युआन सेक्ट के डिसिपल्स अपना सामान ट्रेड करने के लिए आते हैं और हमें लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपने जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स है उन्हें ढूंढने में कामयाब रहेंगे ही रहेंगे। तभी उस लड़की की नजर जाती है लिक्विड रेडिस फर्टिलाइजर पर, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि तुम मुझे इसे खरीद कर दो। तभी हमारा एमसी चिल्लाता है उससे कहने लगता है, क्या तुम वहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं खरीद सकती हो क्या? और तुम बाहर आकर मुझे मास्टर क्यों कह नहीं सकती? तुम्हें मुझे मास्टर कहकर बुलाना होगा। और इसी तरीके से समय गुजरता जाता और तभी हमारा एमसी वहाँ पर कुछ बुक्स को रीड कर देखता है कि कौन सी पसंद आए, लेकिन उसे कोई बुक पसंद नहीं आती। तो उससे कहने लगता है कि कोई भी अच्छी यहाँ पर बेसिक मार्शल आर्टिस्ट है ही नहीं, मेरे किसी काम की नहीं है ये सारी की सारी, और मेरे लिए कोई भी मीनिंगफुल वाली बात नहीं रहेगी अगर मैं इस बेसिक मार्शल आर्टिस्ट को सीखता हूँ तो। और जो बेचने वाला बंदा होता है उसको गुस्सा आ रही होती है इस बंदे पर और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि हे बच्चे, तुम इस तरीके से अगर हमारी बुक को नहीं खरीदना चाहते थे तो यहाँ पर पढ़कर क्यों जा रहे हो? तुम वैसे ही सीख गए हमारी सीक्रेट स्किल्स को, वो भी बिना पे किए हुए। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अच्छा आखिरकार तुमने मुझे अपनी स्किल क्यों नहीं दिखाई जब तुम मुझे इस तरीके से घूरने में लगे हुए थे। और मन में सोचते हुए कहने में लगा होता कि अगर मुझे वो सारी की सारी स्किल्स सीखनी है तो मुझे 2-3 बार और देखना होगा अपने स्पेस में जाकर। तभी अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई दे कोई उससे कहने में लगा हुआ था कि नहीं, अब जबकि तुमने इस बुक को पहले ही देख लिया है तो तुम्हें ये बुक खरीदनी ही होगी। तुम वाकई में मेरी टेक्निक को चुराना चाहते हो मुझसे? ये बात सुनने के बाद अगला बंदा कह रहा होता कि जिसे कि आखिरकार तुम मेरे साथ मजाक करने में लगी हुई हो, तुम मुझे क्यों नहीं दिखाते हो कि एक झटके में तुम कोई भी मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक सीख सकते हो? जिसको देखने के बाद एमसी कहने लगता है कि ये बात मुझे जाने पहचाने से क्यों लग रही होती है। तभी इस बंदे को दिखाया जाता है और कहने लगता है अगर किसी को याद है तो कमेंट करके बताना ये बंदा कौन है, मैं बता देता हूँ अगर नहीं है पता तो। ये बंदा हमारे एमसी का वही फ्रेंड है जो कि स्टार्टिंग के पहले एपिसोड में दिखाई दिया था, पहले सीन में 2-3 मिनट के ऐसा कुछ वीडियो थे उसमें दिखाई दिया था शायद, जहाँ पर वो कह रहा होता है उस बंदे से कि यहाँ पर इस दुनिया में कोई जस्टिस वस्टिस भी है कि नहीं है। पूरे के पूरे सीक्रेट मैनुअल के बारे में बात करने में लगे, इसमें सिर्फ 2-3 पेज मौजूद है और तुम इसके बदले मुझसे 500 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स हासिल करना चाहते हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो चुका है? ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि तुमने इस बुक कंटेंट देख लिए तो तुम्हें ये बुक खरीदनी होगी। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अच्छा, तो ये तो वांग ले ही है, ये क्या अपनी सर्कुलेशन से बाहर आ चुका है? इसने मुझे भी इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया। जहाँ पर उसको गुस्सा आ जाती है तो उस बुक को नीचे पटक देता है। तभी वो शॉप ओनर उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम मेरी बुक को अच्छी तरीके से ट्रीट करो तो, और जेंटली ट्रीट करो तो, वरना तुम्हें इसके डैमेज के बदले में पैसे भी देने पड़ेंगे। आखिरकार जो सीक्रेट मैनुअल्स है वो इतनी ज्यादा आसान नहीं आने के लिए और काफी ज्यादा महंगी भी है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है आखिरकार तुम मुझ पर ये फोर्स करने में लगे हुए थे कि जब मैं यहाँ पर दौड़ने में लगा, मैं जाने में लगा तो पैदल तुमने मुझसे टकराया और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने ये बुक पढ़ी है और तुम मेरे साथ चीटिंग करना चाहते हो। तुमने काफी ज्यादा अच्छा ट्राई किया। ये बात सुनने के बाद सामने वाला बंदा उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस बुक को नहीं खरीदने वाले। और उसके बाद उस बंदे को भयंकर गुस्सा आ जाती है तो वो एक जोरदार किक मारता है अपनी टेबल पर और सारी की सारी बुक्स को जमीन पर गिरा देता है। और जो भी घटना होती है इसको देखकर वो बंदा काफी शॉक हो जाता है और हमारा एमसी भी, क्योंकि जो टेबल होती है वो डायरेक्टली उस बंदे के आकर जाकर टकरा जाती है। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि वांग ले, और किसी की बातें सुनता है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जो मायान है वो यहाँ पर किसी को फिर से चूना लगाने की कोशिश करने में लगा हुआ है। चलो हम जो देखते हैं कि इस बार कौन पकड़ा फंसा है इसके हाथों में। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी सफरात हो जाता है और उससे क्या लगता है कि जी फिर से झूठा इल्जाम लगा रहा है, वो भी इस जगह पर। ये दूसरा बंदा ये बात सुनने के बाद उससे क्या लगता है कि जो मायान है
उसके जो एल्डर ब्रदर है मा यिंग, वो ब्लैक हॉर्स है इस इनर साइड कंपटीशन का जो कि आने वाला है। और इसके जो अंकल है लिन जियान, वो पनिशमेंट हॉल में काम करते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जिसको चाहे वो दूसरों को इल्जाम लगा सकता है, जैसा चाहे वो कर सकता है। यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरी एडवाइस मान लेनी चाहिए थी। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा रिच हो, काफी ज्यादा अमीर हो, तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर अच्छा बिजनेस करूंगा, और तुमने मेरी सारी की सारी बुक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तुम मुझे किस तरीके से कंपनसेट करोगे? ये बात सुनने के बाद ये बंदा चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से दूसरों को इतना ज्यादा मत झूठा समझो, मुझे भी मार्शल आर्टिस्ट आती है, मैं भी फाइट कर सकता हूँ तुमसे। ये बात सुनने के बाद वो शॉप ओनर हंसने लगता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारी इस लोली स्किल्स को देखते हुए तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। तुम घर पर जाओ और अपने पेरेंट्स से जाकर पूछो पैसों के लिए, अगर तुम वाकई में मेरे हाथों से क्रिपल नहीं होना चाहते हो। पांग फैमिली के लिटिल चाइल्ड। ये बात सुनने के बाद इसको गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है कि मैं तुझे मारने वाला हूँ। तभी हमारा एमसी उस बंदे को शांत कराता है अपने फ्रेंड को, जिसे देखने के बाद वो बंदा काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये दिन वैन तुम कब आ गए? तभी वो बंदा कहने लगता है हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये मैटर तो मुझ पर छोड़ दो, मैं सॉल्व करता हूँ इसको देखने के बाद वो बंदा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये जीवन तुम तो ये फैमिली के मेंबर हो ना। तभी एमसी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर इतना ज्यादा फेमस बन जाऊंगा। और तभी वो स्पिरिचुअल जेनसिंग ये लड़की उस फैटी को पूरी तरीके से हिल कर देती है, यानी कि एमसी के फ्रेंड को। तभी एमसी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि जी हाँ, मेरा नाम ही ये जिन बैन है, मैं अभी यहाँ से पास में से गुजरने में लगा था और मैंने तुम्हारी फाइट को देखा, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार यहाँ पर क्या मैटर हो रखा है? तभी वो बंदा इस मौके का फायदा उठाता है और उससे कहने लगता है कि ये फैमिली के ब्रेड, इस मैटर से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम इससे दूर ही रहो। इस बच्चे ने अभी अभी मेरी सीक्रेट मैनुअल को चुराने के बारे में सोचा है, जो कि इनिशिएट स्टेप्स है, और ये सील तुम्हें दिख रही है बुक पर, तुम्हें समझ में आया कि आखिरकार इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि युआन साइड के एल्डर ने इसे कंफर्म किया है इस सीक्रेट मैनुअल को, ये एक रियल डील है और ये इनिशियल मार्शल स्किल है, ये कंफर्म हो चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार ये जो बुक है वो कितनी ज्यादा ब्रोकन है, लेकिन इससे ये फैक्ट बिल्कुल भी नहीं बदलता कि ये एक इनिशिएट मार्शल टेक्स स्किल है। और तुम्हारा जो लिटिल फैटी फ्रेंड है उसने मेरी बुक को देख लिया और मेरी मार्शल स्किल को सीख लिया है, तो ये सीधी सी बात है कि उसे पे करना होगा इसके बदले में। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि ये बंदा डायरेक्टली बुली करने में लगा हुआ है मेरे फ्रेंड को। और अगर ऐसी बात है, लेकिन ये जो देखा जाए इस इनिशिएट मार्शल स्किल को, इसमें मेरा थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट आने में लगा हुआ है। और अपनी दिमाग की बत्ती जलाता और स्माइल मारता है, क्या लगता है कि मेरे पास एक प्लान है, और तुरंत जाके उससे पहले तो वो बुक छुड़ा लेता है, जिसको देखकर वो बंदा क्या लगता है कि अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है तो तुम्हें इसके बदले में पे तो करना होगा, वरना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और उसके हाथों से जैसे बुक गायब होती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारा एमसी ने वो बुक ले ली है, जिसको देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता, क्या लगता है कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ। और हमारा एमसी अपने स्पेस का इस्तेमाल करता है और कहने लगता है अच्छा, तो इस चीज को इनिशिएट मार्शल स्किल कहते हैं, तुम मुझसे मजाक मत करो। और बिना किसी दिक्कत के वो स्किल को सीखने में कामयाब भी रहता है अपने स्पेस का इस्तेमाल करके। तभी वो बंदा चिल्लाता और कहने लगता है कि ये फैमिली की ब्रेड, मेरी जो सीक्रेट मैनुअल है वो जल्दी से मुझे वापस कर दो। जहाँ पर हमारा एमसी कहने लगता है ये जो सीक्रेट मैनुअल है वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है, यहाँ पर और ज्यादा टोटल मिलाकर 10 पेजेस हैं और 3 पेजेस इसके जो इंडेक्स के हैं और 1 पेज इसका प्रेफरेंस का है। तुम यहाँ पर इस चीज को इस्तेमाल करने में लगे हो स्कैम करने के लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये बात सुनने के बाद वो बंदा चिल्लाता है, उससे क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे किस तरीके का मजाक करने में लगे हुए हो, तुमने अभी अभी ये बुक पढ़ी है और तुमने शायद क्या ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि इसके कंटेंट को अंदर पढ़कर सीख भी लिया होगा। ये बात सुनने के बाद वो घबराने लगता है एम्स, और घबराते हुए चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है खैर मुझे बताओ, जो मेरा फ्रेंड है उसने भी इस बुक को सिर्फ फ्लिप्ड किया था, तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुमने इसके सारे कंटेंट को सीख लिया होगा? और वो अपने आप को न जाने क्या समझने लगता है जब सभी के सब लोग उसकी बातों में एग्री हो जाते हैं, जिससे कि उस फेडी को गुस्सा आने लगती है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिजनेस में इस तरीके से टांग अड़ाने की, भले तुम ये फैमिली की विल्ड चाइल्ड हो और वांग फैमिली के बास्टर्ड चाइल्ड हो, लेकिन लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और अपने साथियों को बुलाकर कहने लगता है कि जल्दी से जाओ और इस बंदे को, इन दोनों को अच्छा सबक सिखाना, और मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार क्या परिणाम होती है जब तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो तो। और तभी हमारा एमसी जब इसे देखता है तो वो मुस्कुराता है और एक जोर का बिजली का झटका देता है, और वहीं पर बिजली के झटके के साथ एक जोर का धमाका होता है। तो आसपास कितने भी लोग होते हैं, जितने भी अटैक करने के लिए आते हैं, वो जमीन पर गिर जाते हैं बेहोश होकर, और उस फेडे के उस दुकानदार की बैंड बज जाती है और वो अपना नाइफ निकालकर उस पर अटैक करता है। और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे खुद आकर फाइट करूंगा अपने दम पर। और एमसी को घूरते उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुमसे किसने कहा था कि तुम किससे निपटना चाहते हो, अपनी औकात में रहकर बात किया कर रहे बड़े। एक जोरदार किक मारता है उस बंदे को, जिससे कि वो कारण वो दूर करके जाकर गिरने लगता है। जहाँ पर हमारा एमसी कहने लगता है कि मेरी जो थंडर रश हैंड है वो हमारे मार्शल लाइब्रेरी की सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्किल है, क्या किसी एल्डर ने तुम्हारे इस सीक्रेट मैनुअल को सर्टिफाई नहीं किया था? तो तुम आखिरकार अपने इनिशिएट मार्शल स्किल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हो मुझे हराने के लिए? ये बात सुनने के बाद वो बंदा कुछ भी नहीं कहता और वहां से भाग जाता है दुम लड़ाकर, और चिल्लाते चिल्लाते कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बात को हमेशा याद रखूंगा, मैं तुमसे बाद में निपटता हूँ। तब हमारा एमसी उसे जाने नहीं देता और तुरंत अपनी बिजली का झटका फेंकता है उसकी तरफ, और जो कि उसके पैरों पर जाकर गिरती है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। जहाँ पर एमसी कहने लगता है कि नहीं, तुम इस बात को हमेशा याद रखोगे जो कि मैं तुमसे कह रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें आसपास यहाँ पर कभी भी लोगों को इस तरीके से स्कैम करते हुए देख लिया फिर से, तो जो मेरा थंडर है वो तुम्हारे सर पर जाकर टकराएगी और तुम्हारा स्वाहा हो जाएगा। ये बात सुनकर उसकी फट जाती है और वो कहने लगता है कि मैं समझ गया जी। तभी हमारे एमसी का फ्रेंड उसके तरफ आता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम अचानक से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से बन गए हो ब्रो? हम लोग जाकर कहीं पर आराम से बैठकर टीवी पीते हैं और आराम से बातचीत करते हैं,
और जब वे लोग जा रहे होते हैं तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस दिख रहा है, और वो बंदा आकर उस बुक को देखकर कहने लगता है कि ओनर, मैं इस बुक को खरीदना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद दुकानदार कहने लगता है कि ये बुक थोड़ी बहुत फटी पुरानी लग रही है, कैसा लगा कि मेरे पास कुछ नई बुक्स यहाँ पर मौजूद है, तो मैं इसको खरीद ले, तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर दे दूंगा तो मैं फ्री में। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे यही बुक खरीदनी है, और स्माइल मारने लगता है। कुछ तो सस्पिशियस है इसमें। और इसी तरीके से समय गुजरता और हमारा एमसी और वो फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस लड़ाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी स्मूदी पीने में लगी हुई है। खैर ये वही है जिससे कि इसको एनर्जी मिले। खैर तभी उसका फ्रेंड उससे कहने लगता है, हमारे एमसी का जो मेरी फैमिली है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग बिजनेस चलाती है इस डायू में, और वो अपने सभी के सभी बच्चों को युवान सेक्टर में प्रैक्टिस करने के लिए भेजते हैं ताकि वो मार्शल आर्टिस्ट सीख सके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक बार वो होते हुए उनके 4th लेयर पर पहुंच जाएंगे तो वो इनहेरिट कर सकते हैं कुछ पोर्शन को अपने बिजनेस के, ताकि वो बिजनेस वर्ल्ड में एंटर कर सके। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? फिर तुम्हें लगता तो ऐसा लगता है कि तुम ऑलरेडी 4th लेयर पर पहुंच चुके हो, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? ये बात सुनकर वो उदास होता है, उससे कहने लगता है कि बेसिकली देखा जाए कि जो मेन फैमिली की ब्रांच के जो लोग होते हैं वो हम जैसे लोगों को ब्लू करते हैं, जो कि सब ब्रांच के लोग हैं। वो लोग ये कहते हैं कि मैंने ऐसे तरीके से कल्टिवेट नहीं किया है, और मेरे जो हुआ तो उनका 4th लेयर है वो बिल्कुल भी ट्रू रैंक नहीं है। यहाँ तक कि मेन ब्रांच के जो कमीने लोग हैं उन लोगों ने अच्छे तरीके से कल्टिवेट भी नहीं किया है, लेकिन उन्हें फिर भी उनका खुद का बिजनेस मिल चुका है। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो मुझे रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है, कल्टिवेट किया है प्रॉपर्ली, लेकिन फिर भी मेरी बुराई होने में लगी हुई है। अब मैं क्या ही करूं? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, तुम क्या करोगे फ्यूचर में, तुम्हारा क्या प्लान है? तभी वो फैटी उससे कहने लगता है कि मैं आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं उस लाइब्रेरी में अंदर नहीं जा सकता जब तक मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर जाता, तो इसका मतलब मुझे जब तक मैं एंटर नहीं करूंगा मुझे एडिशन मार्शल स्किल भी नहीं मिलने वाली। इसको देखकर एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर मैं इसके बारे में ध्यान से सोचूं तो ये भले ही वेल्थी फैमिली से आया हुआ है, लेकिन इसके पास कोई भी सर्वेंट्स मौजूद नहीं है इसे फॉलो करने के लिए, और ना ही ये कंफर्टेबली रहने में लगा हुआ है इसकी फैमिली में। अब जबकि हमारे बीच में ये टॉपिक छिड़ चुका है, तो इससे पहले मुझे कुछ मार्शल टेक्निक्स मिल चुकी थी जब मैं उस महायान से आर्ग्यू करने में लगा होता। इसकी जो बुक थी वो जमीन पर गिर गई थी और मैंने उस बुक्स को उठा लिया। इसको देखने के बाद वो फैटी उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बैड निकले ब्रो, और उससे पूछ लगता है हमारा एमसी तो तुम क्या इसको सीखना चाहोगे? और वो कहता है हाँ सीखना चाहता हूँ, लेकिन ब्रो तुमको ज्यादा ही कल्टीवेशन मैंने की तरह देखते हो, तुम एक्चुअली में किंगफिन माउंटेन पर इतने समय तक रुके रहे, तुम वाकई में कल्टीवेट करना इतना ज्यादा पसंद करते हो क्या? तभी एमसी इसकी बात सुनते कहने लगता है कि एक्चुअली में यहाँ पर कुछ और रीजन थे, और मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने वाला हूँ, और मैं जाता हूँ, और अपना ख्याल रखना है। तभी फैटी उससे कहने लगता है कि तुम्हें भी कंपटीशन के लिए कांग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट, और वो चला जाता है। तभी पीछे से वो लड़की आती है उससे कहने लगती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट अपने बिजनेस के लिए प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है। तभी एमसी कहने लगता है कि हर कोई यहाँ पर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, और फाइनली हमारा एमसी वहाँ पर आजाद हो जाता है और कहने लगता है कि इस बार मैंने बढ़िया सा ट्रेजर पिकअप कर लिया है। जिसको सुनकर वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम उस इनिशिएट मार्शल स्किल के बारे में बात कर रहे हो क्या? आखिरकार उस बुक के बारे में क्या? तभी एमसी कहता है मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। तो इस बात को सुनने के बाद लड़की भी कंफ्यूज हो जाती है और वो बुक को अपने जेब से कुछ निकालते हुए कहने लगता है कि मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं है, लेकिन मैंने इस बुक को इस इंटरप्ट करने के बारे में कुछ सोचा था, लेकिन मेरी सारे के सारे जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, तो मेरे पास ज्यादा समय भी मौजूद नहीं था, तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, तो मैंने जल्दी में उस बुक की एक कॉपी बना ली बात के लिए। ये बात सुनकर वो लड़की पूछने लगती है कि वो इन्फॉर्मेशन के साथ पैकेट कर लिया था क्या? तभी वो बताने लगता है कि जी हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो हेवनली स्टेप है वो जेन्युइन इनिशिएट मार्शल स्किल है। और तभी वो स्पिरिचुअल स्टोर निकालने के बाद प्रैक्टिस करना चालू रखता है, और तभी आता है वो कंपटीशन का दिन, और कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है। यहाँ पर वो उसका फ्रेंड और उसकी फैमिली के ब्रदर और सिस्टर दोनों के दोनों उसको मैच को देखने के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ पर उसकी फाइट चल रही होती है किसी बंदे के साथ, और सामने वाला बंदा टाइगर फिस्ट का इस्तेमाल करता है एमसी को हराने के, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन हमारे एमसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्लो है और मेरे अटैक के जो जहाँ पर वो एल्डर उसके डैडी से कहते हैं, उसके फादर से कहते हैं हमारे एमसी के सिर्फ और सिर्फ 2 साल पहले तो तुम्हारे एल्डर सन ने कॉम्पिटिशन जीता था, फिर 1 साल पहले तुम्हारी डॉटर ने कॉम्पिटिशन जीता, क्या तुम अपने सभी के सभी जितने भी चिल्ड्रन है उनको इंटरनल सेक्ट में भेजना चाहते हो क्या? ये बात सुनने के बाद उसका फादर उससे कहने लगता है उसके अपने साथी एल्डर से कि जो केस का मैटर है वो इन पर छोड़ दो तो यही बेटर रहेगा, वो अपनी खुद की मेहनत करने में लगा हुआ है और हम पेरेंट्स होने के नाते सिर्फ और सिर्फ साइड से उसे देख सकते हैं। और भाई इसकी जो सीना होता है वो घर के मारे बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, जहाँ पर बोल रहा होता है कि अब ये भी तो जीवन को होश आ जाए कल्टिवेट करने के लिए, और ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसे दुनिया के बारे में पता चले और एक्सपीरियंस हासिल करे। अगर कुछ मार्शल आर्टिस्ट के साथ एक्सपर्ट के साथ फाइट करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा, और अगले ही पल वो कंपटीशन खत्म हो जाता है और हमारा एमसी उस मैच को जीतने में कामयाब रहता है, और इस मैच का विनर है ये जिन बैंड यानी कि हमारा एमसी। और इसी के साथ मैं इस पार्ट की एंडिंग यहीं पर करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सियोनारा साइनिंग आउट। तो गाइस हमारा जो 100K का सपना है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको जल्दी कंप्लीट करवाने मेरी मदद करोगे। तो यार जो भी नया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो, कोई खर्चा पानी नहीं लग रहा है, पर आप मदद जरूर कर सकते हो, सपोर्ट जरूर कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप जेन्युइनली सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा गाइस, बाय बाय।